वेलकम गाइस। न्यू एपिसोड इज आउट। इस एपिसोड टैरो गैदरिंग में जो खुलासे होने वाले हैं, जिसे सुनकर मजा आने वाला है। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझे टैरो गैदरिंग के सीन्स सबसे अच्छे लगते हैं। वो टेंशन बिटवीन मेंबर्स और न्यू चीजें पता चलती हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, हमेशा की जैसे चैनल को सब्सक्राइब और एपिसोड को लाइक कर दो। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा न्यू एपिसोड लाने का मन नहीं करेगा, तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। जितने ज्यादा लाइक होंगे नेक्स्ट एपिसोड उतना ही ज्यादा लंबा बनाऊंगा मैं। चलो अब ईयरफोन लगा लो और एंजॉय करो। चैप्टर 1033 प्रकाश हो, लेट देयर मी लाइट। हाथ में कांसा क्रॉस को गौर से देखते हुए क्लाइन बिल्कुल पक्का था कि यह कम से कम ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट था। इसके प्यूरिफिकेशन इफेक्ट्स के अलावा इस मिस्टिकल आइटम में फ्लेयरिंग सन और सन डोमेन के दूसरे डेमीगॉड लेवल स्पेल्स भी थे, और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स अगर कोई ठीक से इस्तेमाल करे तो कोई समस्या नहीं थी। जैसे उन लोगों की मदद करना जो बियॉन्डर दुनिया में फंस गए हैं और इस पागलपन से भागकर नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने एक्स्ट्रा पोशंस पिए हैं, ताकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक सिक्रीट हो जाएं। हालांकि इसमें प्रिसाइज टाइमिंग की जरूरत है, वरना आसानी से सीक्वेंस गिर जाती है। जरूर, जो शरीर और आत्मा पोशंस ने फिर से बनाई हैं, वो एक आम इंसान की एसेंस के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट में जरूर पड़ेगी। बियॉन्डर्स जो इस कांसा क्रॉस का सहारा लेकर इस सर्कल से रिट्रीट करते हैं, वो बिल्कुल रेजिडुअल इफेक्ट सह सकते हैं, और एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस उनकी पाथवेज और सीक्वेंसेस पर निर्भर करेगी। इसने क्लाइन को उदास कर दिया। ये वो सबसे ज्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल नेगेटिव इफेक्ट था जो उसने कभी देखा था। उसके लिए सिर्फ समस्या ये थी कि ये कांसा क्रॉस लंबी देर तक साथ नहीं रखा जा सकता। वो अपने मैरिनेट को भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैरिनेट की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को निकाल देगा और उसकी सीक्वेंस गिरा देगा। और एक मैरिनेट अब पोशन स्पीकर एडवांसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी स्पिरिट बॉडीज असल में मर चुकी हैं। अगर आम क्रीचर्स को मैरिनेट बनाया जाए तो वो लंबे वक्त तक ये क्रॉस पहनकर सन की स्तुति करेंगे और उसके कंट्रोल से भाग जाएंगे। मैं इसे सिर्फ ढूंढे वाले एरिया के ऊपर छोड़ सकता हूं और जरूरत पड़ने पर बाहर निकाल सकता हूं। एक बिजारो सोर्सरर के लिए ये साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। आखिर मैं अनप्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस नहीं करता। मैं बाद में कंफर्म करूंगा कि क्या ये अनशैडोड से मैच करता है। अगर हां, तो मैं उसे लिटिल सन को बेच दूंगा जब वो प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन डाइजेस्ट कर लेगा। मुझे विश्वास है कि सिटी ऑफ सिल्वर के 6 मेंबर काउंसिल का चीफ इतना कंजूस नहीं होगा कि उसे एक इक्वल वैल्यू के सील्ड आर्टिफैक्ट के बदले में ना दे। सन डोमेन फॉर सेकेंड लैंड ऑफ द गॉड्स के लिए दूसरी पाथवे से ज्यादा सूटेबल है। क्लाइन ने अच्छे मूड में सोचते हुए कांसा क्रॉस वापस लंबे धब्बे वाले टेबल पर रख दिया। उसने तुरंत तस्दीक नहीं की और सोचा कि इसे तब तक के लिए छोड़ दे जब तक वो 160 बोकलैंड स्ट्रीट वापस ना आ जाए। जब वक्त आएगा वो ड्रीम डिविनेशन का भी इस्तेमाल करके सील्ड आर्टिफैक्ट की ओरिजिन समझेगा। क्योंकि मेगर मैनर अंडरग्राउंड खंडहर से काफी पास था, उसे डर था कि रॉयल फैमिली का फरिश्ता या शायद एडम एरिया को ऑब्जर्व कर रहा हो। अगर उसके एक्सपेरिमेंट्स ने कोई बदलाव ट्रिगर कर दिया और ढूंढे वाले एरिया में हलचल पैदा कर दी, तो उसका सबसे बड़ा राज खोला जा सकता है। चाहे ये सील्ड आर्टिफैक्ट अनशैडोड से मैच न करे, ये बिल्कुल सन डोमेन से है। ज्यादा से ज्यादा इसमें दूसरी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हुई होंगी। नहीं, वो एक्सपेल हो जाएंगी। और चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन का ट्रेडमार्क एक सोना है जो एब्स्ट्रैक्ट सूरज है। इसका क्रॉस से कोई लेना देना नहीं। इस संभावना को एलिमिनेट करने के बाद सन डोमेन से जुड़ा एक ही बचता है। सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर, प्राचीन सूर्य देवता, एडम और अमन के पापा, सस्पेक्टेड ट्रांसमाइग्रेटर। ये विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के हाथों में आया। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक खास मायने में ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर ही रॉयल फैमिली के साथ कोऑपरेट कर रहा है और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सिर्फ एक धोखा है? जरूर बहुत सारी दूसरी संभावनाएं भी हैं। शायद अगस्टस फैमिली ने इसे ढूंढ लिया क्योंकि वो 4th ईपॉक में काफी मशहूर फरिश्ते का परिवार हैं और उनका लंबा इतिहास है। प्राचीन सूर्य देवता की कुछ चीजें ढूंढना आम बात है। अगर ये सील्ड आर्टिफैक्ट सच में एडम ने दिया है, तो क्या ये उनके अरेंजमेंट्स का हिस्सा है? डेमोनिस ट्रिसी का सामना करते हुए, जो साफ तौर पर एक ईविल गॉड से जुड़ी हुई है, और उसकी पार्टनर विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड, जिसने प्योरीफाइंग क्रॉस का इस्तेमाल करने का चुना और दूसरी आइटम्स का इस्तेमाल छोड़ दिया, वो अरेंजमेंट बिल्कुल रीजनेबल है। शर्मेन को खत्म करने का फैसला करने पर, जबकि उसे यकीन नहीं था कि वो ईविल गॉड से करप्ट हुई है और एक्सीडेंट से डर रहा था, उसने कोई डायरेक्ट ऑफेंसिव मींस का इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय इस सील्ड आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने में वक्त बर्बाद किया। वो भी बिल्कुल रीजनेबल है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल रीजनेबल है। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन नहीं है कि क्या इस नतीजे के अरेंज किए जाने के निशान हैं। इस बात पर सोचकर मेरी 008 के लिए फोबिया फिर से उभर आई। हाँ, मिस मजिशियन और मिस जजमेंट ने पहले ही एडम के बारे में प्राइवेट बातचीत की थी। ये फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जायंट किंग्स कोर्ट और किंग ऑफ एंजल से जुड़ा था। ये चाहे ये एडम ने अरेंज किया हो, वो ये आइटम उन्हें क्यों देना चाहता है?
क्लाइन ने अपने सर की खाल खुजाते हुए महसूस किया। अपने आप को संभालकर उसने फैसला किया कि वो बोकलैंड स्ट्रीट वापस आने के बाद आगे के एक्सपेरिमेंट्स करेगा। उसने झिझक नहीं दिखाई और तुरंत असली दुनिया में वापस आ गया। कोनस किनमोर पर मौजूद आइटम्स के मामले में उसने सिर्फ अपनी डिविनेशन पावर्स का सहारा लिया, बिना ग्रे फॉग के एनहांसमेंट्स के सिचुएशन की इनिशियल समझ हासिल करने के लिए। कंसोर्टियम ऑफ लाइट एंड शैडो के अलावा जो चर्च ऑफ एवरनाइट की एसेटिक्स की नेता आरियाना ने ले ली थी और बैज जो अंडरग्राउंड खंडहर खोलने के लिए इस्तेमाल होता था, कोनस किलगोर के पास 2 और मिस्टिकल आइटम्स थे। उनमें से एक था रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर, जिसका अरोडेस ने जिक्र किया था और ये एक फेल्ड सैक्रिफाइस से ओरिजिनेट हुआ था। इसके 2 मोड्स थे। एक आर्म शॉट था जिसकी ताकत क्लाउन के एयर कैनन से थोड़ी कम थी। दूसरा मशीन गन स्वीप था। ये 1-2 सेकंड में बड़ी संख्या में गोलियां उगल सकता था। इन दोनों मोड्स के साथ डिस्पेयर की चीख आती थी, सेंट लेवल के डेमिगॉड्स पर किसी हद तक असर डालती थी, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। जरूर हर डेमिगॉड ऐसे हमले को सह नहीं सकता। जैसे क्लाइन खुद, उसके पास कोई रिडिकुलस बॉडी या डिफेंस नहीं थी जो उसे सीधे सह सके। दूसरा आइटम था लकी ग्रास। ये बहुत ही सरल दिखता था, एक 4 पत्ती वाला क्लोवर जो एक प्रोटेक्टिव चार्म में बनाया गया था। इसकी ताकत थी एक की सफलता की संभावना को एक्यूमुलेट करना, एक बार कोशिश फेल हो जाए तो। नेगेटिव साइड इफेक्ट ये थी कि ये पहनने वाले के कैरेक्टर फ्लॉस को मैग्नीफाई कर देता था। क्लाइन की अप्रेजल इस पर यह थी कि इसका नाम बदलकर सफलता की मां रख देना चाहिए। ये दोनों मिस्टिकल आइटम्स क्लाइन के लिए कम कीमत के थे, उन्होंने इसे कोनस किलगोर पर ही रखने का फैसला किया। बल्कि ये डेमिगॉड मैरियोनेट ही उसका सबसे बड़ा फायदा था। लॉयर्स को कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करने का तेज ज्ञान और नॉलेज था, टारगेट को गाइड और कन्विंस करने की क्षमता और बारबेलियन से ताकत और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून को तोड़ती थी। ब्राइबर के पास ब्राइब था, बैरन ऑफ करप्शन के पास डिस्टॉर्शन, मेंटोर ऑफ डिसऑर्डर के पास डिसऑर्डर और अर्ल ऑफ द फॉलन के पास बेस्टोमेंट, मैग्नीफाई और एक्सप्लॉइट था। ये सभी अच्छी ताकतें थीं। अगर उसने अरोडेस से डिटेल जानकारी हासिल नहीं की होती और काफ़ी तैयारियां नहीं की होती और एक प्लान नहीं बनाया होता, तो कंसीलमेंट के फरिश्ते की मदद के साथ क्लाइन को विश्वास था कि उसके पास कोनस किलगोर को दबाने का कोई तरीका नहीं था, चाहे उसके पास फेट साइफन जैसे आइटम्स ही क्यों ना हो। असल में उसे मैरियोनेट बनाने के बजाय क्रीपिंग हंगर का इस्तेमाल करके कोनस किलगोर को ग्रेस करना ज्यादा डिस्क्रीट होता, जिससे उसे पकड़ा जाना मुश्किल होता। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं सिर्फ अर्ल ऑफ द फॉलन की 3 बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता। सोचते हुए क्लाइन बाथरूम से बाहर निकलकर बॉनफायर पार्टी में वापस आ गया। लॉन पर मैक्ट रोस्टिंग रैक के सामने खड़ा था। ईस्ट बलाम स्टाइल रोस्टेड मीट बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हेजल थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसमें पहले वाला घमंड नहीं था और उसके चेहरे पर कुछ काले निशान थे, धुएं की वजह से। पोर्टलैंड मोमेंट वाइन का कप लिए हुए मुस्कुराते हुए निष्पत्ति में जवान लड़के को बिजी देख रहे थे। बीच बीच में वो मेटल स्केवर उठाकर गोश्त के टुकड़े बाइट करते थे। ये दृश्य देखकर क्लाइन का दिल अचानक शांत हो गया। इतवार की दोपहर बोकलैंड स्ट्रीट सबर्ब्स गए हुए लोगों का ग्रुप बोकलैंड स्ट्रीट वापस आ गया। रात के खाने से पहले क्लाइन फिर से ढूंढे वाले एरिया के ऊपर गए और कांसा क्रॉस उठाया। उसने पहले कंफर्म किया कि क्रॉस सन पाथवे की सीक्वेंस 4 अनशैडोड से मैच करता है और उसे बेजान तरीके से अनशैडोड क्रूसिफिक्स नाम दिया। इसके बाद उसने एक कलम उठाई और एक नई डिविनेशन स्टेटमेंट लिखी, इस क्रॉस की ओरिजिन्स। क्लाइन ने तुरंत डिविनेशन नहीं की कि क्या अनशैडोड क्रूसिफिक्स पर अरेंज किए जाने के कोई निशान है, इस डर से कि वो एडम की तरफ इशारा करे और उसे एक स्टेट ऑफ विजिलेंस में डाल दे। उसने सोचा कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट की ओरिजिन समझकर सिचुएशन की जांच करेगा। अगर अनशैडोड क्रूसिफिक्स का मालिक या पहला मालिक एडम है, तो मामले की सच्चाई बिल्कुल डेलिब्रेट अरेंजमेंट की तरफ इशारा करेगी। कलम नीचे रखकर क्लाइन ने नीचे क्रॉस की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मैं फिर से मौत को दावत दे रहा हूं। उसे शक था कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर, प्राचीन सूर्य देवता, एक ताकतवर देवता जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन जैसे प्राचीन देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर था, उसे आंख मारकर देखना ग्रुसेल्स ट्रैवल्स की डिविनेशन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं थी। क्लाइन अब सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर था, एक डेमीगॉड। जो नुकसान वो सह सकता था और जो मिस्टरी स्पेस की ताकत वो इस्तेमाल कर सकता था, जो ढूंढे वाले एरिया के ऊपर थी, वो पहले की हालत से काफी ज्यादा थी जब वो सीक्वेंस 5 था। कुछ सेकंड्स अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद वो कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स लिया और दूसरे हाथ में कागज का पन्ना पकड़ा। उसने हल्के से डिविनेशन स्टेटमेंट दोहराई। बार बार क्लाइन ने कॉजिटेशन को जंपिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक गहरी नींद की स्थिति में दाखिल हुआ। धुंधले संसार में एक इमारत जिसकी ओरिजिनल फॉर्म गहरी सीवार से ढकी हुई थी, काले माहौल में खड़ी थी। उसके आसपास मॉन्स्टर्स थे। गहरी सीवार इमारत की सतह पर एक क्रैक खुली और एक हाथ जिसकी खाल लगभग सफेद थी बाहर आया। एक अक्स बाहर निकला, एक आदमी।
उसने काला क्लर्जीमैन रोब पहना हुआ था और उसकी छाती पर चांदी का क्रॉस लटका हुआ था। इस आदमी के बाल लंबे नहीं थे और ज्यादातर काले थे। उनकी जड़ों में हल्की सी सुनहरी झलक थी। उसकी आंखें शुद्ध सोने की थीं और उसका रंग सफ़ेद था। उसके चेहरे की गहरी आउटलाइन और प्रोनाउंस्ड आई सॉकेट्स थीं। वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोगों से काफ़ी मिलता जुलता दिखता था। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, हाथ बाहर निकाला और बिल्कुल आम क्रॉस पकड़ा। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन का भाव धीरे धीरे गायब हुआ, जबकि उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। उसने गहरी आवाज में कहा, प्रकाश हो। गहरी सीवार इमारत के काले आसपास को तुरंत तेज रोशनी ने भेद दिया, जिससे पता चला कि वो असल में कैसा था। ये एक गहरी घाटी थी जहां ऊपर कुछ नहीं दिखता था, फिर भी बेइंतहा रोशनी हर कोने को भर रही थी और वहां प्रकाश था। अगले दृश्य की इमेज फ्लैश हुई। एक सोने की बूंद जो रोशनी और गर्मी छोड़ रही थी, चांदी के क्रॉस पर गिरी। खून की बूंद के ऊपर एक अक्स था जो चमकदार रोशनी से बना हुआ था। चेहरा जो वो साफ नहीं देख पा रहा था, ऊपर देखता हुआ दर्द और डिस्टॉर्शन की एक बिल्कुल सच्ची भावना से भरा हुआ दिख रहा था। उसने ढूंढे वाले एरिया के ऊपर देखा, द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठे क्लाइन की तरफ। उसकी गहरी आवाज फिर से सुनाई दी, मिस्टरीज। अचानक बिना किसी फोर वार्निंग के क्लाइन के विचार एक बूम के साथ फट गए। चैप्टर 1034 प्राप्ति गेन्स। उसके गहरे स्वर फिर से सुनाई दिए। अचानक बिना किसी वार्निंग के क्लाइन के विचार एक बूम के साथ फूट पड़े। बेइंतहा धुंधला कोहरा खौल उठा और प्राचीन और मजेस्टिक पैलेस जलने लगा। जलता हुआ आग एक आग का गोले में कॉन्सेंट्रेट हुआ, जैसे एक अंधा कर देने वाला सूरज इस मिस्टीरियस स्पेस से उभर आया हो। एक चिल्लाती हुआ हरिकेन लंबे धब्बे वाले टेबल को उल्टा कर दिया, मोटे पत्थर के खंभों को तोड़ दिया और आधे पैलेस को गिरा दिया। द फूल की सीट पर बैठे हुए क्लाइन का दिमाग खौल रहा था, जबकि उसमें छेद फूट गए। जले हुए कीड़े फिर से क्रैक से रेंगने लगे। वो नहीं मरा और उसने बहुत ही शांत तरीके से अपना दायां हाथ बाहर किया और कुर्सी की आर्मरेस्ट पर थपथपाया। धुंधले वाले एरिया के ऊपर यह मिस्टीरियस स्पेस ऑब्वियस तरीके से हिल उठी। ताकत की लहरें एक के बाद एक बाहर निकली, हरिकेन को शांत किया और आग बुझा दी। जलता हुआ सूरज इंच बाय इंच इवैपोरेट हो गया। मोटे पत्थर के खंभे फिर से खड़े हो गए और लंबे धब्बे वाले टेबल अपनी असली हालत में वापस आ गए। शानदार और पवित्र पैलेस ऐसा दिखा जैसे कभी नहीं गिरा था या किसी नुकसान का सामना नहीं किया था। क्लाइन का सिर तुरंत ठीक हो गया और जले हुए कीड़े जो बाहर निकले थे फिर से ट्रांसपेरेंट हो गए और अंदर रेंग गए। जैसे उम्मीद थी, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेल से ज्यादा ताकतवर। क्लाइन ने अपने आप से मुरमुराया, जबकि उसका चेहरा बेइख्तियार बिगड़ गया। वो अपना माथा दबाने से नहीं रुक सका। दर्द है, ये दर्द भी साफ तौर पर ज्यादा है। मुरमुराते हुए उसने लंबे धब्बे वाले टेबल के किनारे पर थपथपाया और धुंधले वाले एरिया के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस को फिर से हिलाया। हिलती हुई एक काली परछाई अचानक पैलेस की फ्लोर से उभर आई। ये परछाई टेढ़ी मेढ़ी हुई और स्ट्रगल की, फिर धुंधले वाले एरिया की ताकतों से साफ कर दी गई, कुछ भी नहीं छोड़कर। लगभग 1 मिनट बाद क्लाइन बिल्कुल शांत हो गया और उस दृश्य को याद किया जो उसने देखा था। वो प्राचीन सूर्य देवता होना चाहिए, सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर, एडम और अमोन के बाप। उसने पहना हुआ क्रॉस और वो वाक्य प्रकाश हो से पता चलता है कि वो पहला ट्रांसमाइग्रेटर होने की बड़ी संभावना है। शायद वो कॉकेशियन है जिसके पास रिलीजियस बैकग्राउंड है। उसने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो प्रकृति की ताकतों को हिला सकती है। ये जोटुन से मिलती जुलती है, लेकिन अलग भी है। ये एल्विश, ड्रैगनीज और प्राचीन हर्मीज नहीं है। हाँ, इसमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की प्राचीन फेसैक और सदर्न कॉन्टिनेंट की डूटनीज से समानता है। इसने मुझे इस बात के काबिल बना दिया कि मैं समझ सकूं कि वो क्या कह रहा था, चाहे मुझे ये भाषा नहीं आती थी। क्या ये वही भाषा है जो उसने उस अजीब जायंट बिल्डिंग से सीखी थी? वो वहां ट्रांसमाइग्रेट हुआ और एक अमीर विरासत मिली। दूसरा दृश्य था उसका बिट्रेल। वो सीन जब उसे किंग्स ऑफ एंजल्स, वाइट, विजडम और विंड ने खाया। एक देवता के लिए जो खुद को क्रिएटर कहता है, वैसा शारीरिक दर्द और वो डिस्टॉर्शन सिर्फ ऐसी सिचुएशन में आ सकता है। हाँ, दैवीय खून जो उसने अपनी मौत से पहले गिराया, वो चांदी के क्रॉस में घुल मिल गया और बाद में इसकी शक्ल में बदल गया, एक काफी ताकतवर सील्ड आर्टिफैक्ट बनता गया। लगता है अनशैडोड क्रूसिफिक्स तीनों किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक के हाथ लगा, या फिर अमोन या एडम के हाथों में। उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो उनके बाप ने छोड़ी थी। पहली संभावना उतनी ऊंची नहीं है। क्रॉस के असर काफी यूजफुल हैं और ऊपर से इसकी ओरिजिन्स एक राज है जिसे छिपा कर रखना है।
कोई भी ऑगस्टस फैमिली को नहीं देगा। लगता है क्या सच में एडम ने अरेंज किया? वो अनशैडोड क्रूसिफिक्स मिस मजिशियन और मिस जजमेंट को कैसे दे दिया, एक बिल्कुल रीजनेबल तरीके से? क्या उसने डिस्कवर कर लिया कि दो महिलाएं द फूल पर विश्वास करती हैं, उन्हें कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद? ये क्रॉस उस फूल के लिए था जो इस दौर से नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि उसके बाप जो इस दौर से नहीं थे, वो कहाँ से आए थे। लेकिन समस्या ये है कि वो सवाल कैसे उठाएंगे और जवाब कैसे हासिल करेंगे। उस सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का लेवल काफ़ी ऊंचा है। वो मेरे प्राइंग को महसूस कर सकता था, बड़े इतिहास के बाद भी। उसने धुंधले वाले एरिया के ऊपर नज़र डाली और इस मिस्टीरियस स्पेस पर डाली। और उसने जो इन्फ्लुएंस पैदा किया वो सिर्फ खुलेआम तबाही नहीं लाई, बल्कि छुपकर इस जगह में घुस गया। एक खास परछाई बनाई, वो लगभग यहाँ छिप गया, छुपा हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि एक बार कोई कई डोमेन्स का अधिकार हासिल कर ले तो एक देवता का लेवल भी क्वालिटेटिव चेंज से गुजरता है? मिस्ट्रीज का उच्चारण क्या मतलब है? क्या ये मेरी तरफ इशारा है या इस मिस्टीरियस स्पेस के ओरिजिनल ओनर की तरफ? सवालों ने क्लाइन के मन में फ्लैश किया, जिससे उसे कई थ्योरीज बनाने पर मजबूर किया, लेकिन आखिर जवाब नहीं मिला। एडम के डर के कारण उसको लगता था कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लिए सबसे बेहतर नतीजा ये होगा कि सिटी ऑफ सिल्वर के गॉड लाइक सील्ड आर्टिफैक्ट उसे तोड़ दें और उसे एक शुद्ध बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में बदल दें। अपने विचारों को काबू करते हुए और अपने सवालों को दबाते हुए क्लाइन ने एक नई कलम और कागज कंजोर किया और जो ज्ञान उसने सिटी ऑफ सिल्वर क्रिएटर को सीधे देखकर हासिल किया था उसे लिख दिया। सीक्वेंस 4 अनशैडोड। मुख्य घटक सन की दैवीय खून की एक बूंद या 3 बड़े सन डिवाइन बर्ड के पंख या एक टुकड़ा होली ब्रिलियंस रॉक। सहायक घटक सन डिवाइन बर्ड का खून 60 मिलीलीटर, होली ब्रिलियंस रॉक लिक्विड 30 मिलीलीटर, म्यूटेटेड फिंगर्ड सिट्रॉन जूस 7 बूंदें और मैग्मा के दिल का पाउडर 10 ग्राम। अनुष्ठान पेय पीने से पहले इंसान की सबसे मजबूत भावनाओं को निकालें और इस प्रोसेस के दौरान इन भावनाओं को फिर से इंजेक्ट करें। सीक्वेंस 3 जस्टिस मेंटोर। सीक्वेंस 4 ब्लैक नाइट। सीक्वेंस 3 ट्रिनिटी टेम्पलार। ये सब करने के बाद क्लाइन ने फिर से कांसा क्रॉस उठाया और भारी भावना से उसे देखा। फिर उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को जंक पाइल में फेंक दिया और धुंधले वाले एरिया के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की ताकतों को हिलाकर उसे दबाने का काम किया। वो नहीं चाहता था कि अगली बार जब वो आए तो उसके कटे हुए कागज के पुतले सन की स्तुति करने लगें। शर्वुड बोरो के एक आम घर के सामने एक पोस्टमैन जो साइकिल चला रहा था ब्रेक लगाकर दरवाजे पर रुका। फिर उसने अपनी साइकिल संभाली और अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली। एड्रेस ठीक है या नहीं इसे देखने के लिए नजर डाली। यहाँ है, जियो के लिए। पोस्टमैन तेजी से मेल बॉक्स की तरफ गया और चिट्ठी अंदर फेंक दी। इसके बाद उसने देर नहीं की और साइकिल पर चढ़कर किक मारी। थोड़ी देर बाद मेल बॉक्स के मुंह से अचानक एक काली आग उबल कर निकली। ये आग खामोशी से जली और जल्द ही गायब हो गई। एम्परर बोरो के अर्ल हॉल के आलीशान विला में ऑड्री, जो सुसी को गार्डन में सैर करवा कर लाई थी, अभी फॉयर में पहुंची ही थी कि उसने अपने बाप अर्ल हॉल को बाहर से अंदर आते देखा। उनकी भौहें टेढ़ी थीं, लगता था गहरी सोच में डूबे हुए हैं। पापा, क्या कुछ हुआ है? ऑड्री ने चिंता से पूछा। ये सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन थी जिसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। अर्ल हॉल ने अपनी फ्रस्ट्रेटेड भावना को काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ह्यूविन रैम्बिस एक कल्ट का मेंबर हो सकता है। वो एक कल्ट का मेंबर है। ऑड्री ने मुनासिब तरीके से हैरानी दिखाई। उसे पता था कि ह्यूविन रैम्बिस असल में साइकोलॉजिक एल्केमिस्ट्स नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अपर एक्लॉन्स का मेंबर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे एक्सपोज हो गया। अर्ल हॉल ने गंभीर चेहरे से सर हिलाया। हाँ, वो तीनों चर्चेस के लिए वांटेड है। मुझे अभी तक नहीं पता कि वो किस कल्ट से जुड़ा है। क्या वो पकड़ा गया है? ऑड्री की आंखें घूमी जबकि उसने क्यूरियसली पूछा। नहीं, वारंट इशू होने से पहले ही वो गायब हो गया। अर्ल ने आह भरी। सच में सोचने में मुश्किल है कि वो एक कल्टिस्ट हो। वो बहुत अच्छे कैरेक्टर का है और ज्ञानी है। वो हर मामले में रैशनल और ऑब्जेक्टिव है और हिकमत से भरा हुआ है। ये तो बस वो है जो वो दिखाना चाहता है, ऑड्री ने अंदर ही अंदर मुरमुराया। फिर अपनी आदत के मुताबिक वो रात के खाने से पहले घर के छोटे प्रेयर रूम में दाखिल हुई। उसने एवरनाइट गॉडेस के सेक्रेड एम्बलम के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की जेस्चर बनाई, लेकिन उसका धीमा उच्चारण था, द फूल जो इस दौर से नहीं है। हॉनरिफिक नाम का जप करने के बाद ऑड्री ने सरल शब्दों में रिपोर्ट किया, ह्यूविन रैम्बिस गायब हो गया है।
उसे एक कल्टिस्ट के तौर पर पहचाना गया है और तीनों चर्चेज के लिए वांटेड है। ये कहकर ऑड्री देवता से प्रार्थना ही करने वाली थी कि उसके सामने बेइंतहा धुंधला कोहरा प्रकट हुआ। धुंधले सिवार कोहरे में एक धुंधला अक्स कुर्सी पर बैठा हुआ ऊपर से नीचे देख रहा था और हल्का सा सर हिला रहा था। मुझे खबर है। जैसे ही इस सीक्रेट मौजूदगी ने यह कहा, ऑड्री के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। ये एक ऐसी शक्ल पेश कर रहा था जो कॉन्सेंट्रेट होकर प्रार्थना कर रही थी। आदरणीय मिस्टर फूल, चर्च ऑफ एवरनाइट ने कोनास किलगौर से इंटेलिजेंस हासिल की है और कंफर्म किया है कि किंग जॉर्ज III एक बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। स्टर11 सेगमेंट में मौजूद एक ब्लड एम्परर खंडहर हासिल करने के लिए उन्होंने डेमोनिस्ट सेक्ट और साइकोलॉजिक एल्केमिस्ट्स के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इंसानी गायब होने के केसेस पैदा किए जो आखिर बैकलैंड की ग्रेट स्मॉग की वजह बने। डेमोनिस्ट सेक्ट का पहला प्रतिनिधि डिस्पेयर नाइटिंगेल पेनेटिया था और बाद में बदलकर सेंटिस ऑफ व्हाइट कैटरीना कर दिया गया। साइकोलॉजिक एल्केमिस्ट्स के लिए ह्यूविन रैम्बिस है। कृपया मिस जस्टिस को चेतावनी दें कि जब वो फिर से ह्यूविन रैम्बिस से मिलें तो होशियार रहें। उन्हें हमेशा मदद मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस्ताद। ऑड्री की आंखें फैल गईं जबकि उसके दिल में हलचल मच गई। उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसका एक कारण यह था कि यह खबर नोबल के लिए शॉकिंग थी। इसके अलावा इसका लेना देवा लाए से भी था, जिसने उसकी भावनाओं को मैग्नीफाई किया। लगभग एक ही समय ऑड्री के दिमाग में एक न्यूज़ रिपोर्ट फ्लैश हुई। ये वही थी जिसने उसे एक अनइरेजेबल इंप्रेशन छोड़ दिया था। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के मुताबिक स्मॉग में कुल लगभग 21,000 से ज्यादा लोग मरे और बाद की प्लेग ने लगभग 40,000 लोगों की जान ली। मरे हुए लोगों में छोटे बच्चे, सेहतमंद जवान मर्द और औरतें शामिल थीं। तो ऐसा था। राजा क्या सोच रहे हैं? तीनों चर्चेस के पास शायद कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है, वरना पापा इतनी हद तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। ऑड्री ने एक अनजानी सी गुस्सा और उदासी का एहसास किया, जैसे उसके कुछ प्रिंसिपल्स जो उसने पहले मानते थे बेरहमी से पैरों तले कुचले जा रहे थे, या जो मूल्य वक्त के इम्तिहान पर खड़े थे चुपके से टूट रहे थे। उसने बेइख्तियार सर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। फिर उसने सांस छोड़। चैप्टर 1035 पहले से डायरी का पन्ना, डायरी पेज इन एडवांस। बैकलैंड ईस्ट बरो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर फॉर्स ने एक फाउंटेन पेन उठाई और एक कागज के पन्ने पर लिखना शुरू किया। ये उसका टीचर डोरियन ग्रे एब्राहम के लिए एक चिट्ठी थी। इसमें वो उसे बताना चाहती थी कि वो खतरे में है और उसे अपनी पिछली जगह छोड़ने पर मजबूरी है। जवाब वहां नहीं भेजने थे और अगर उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी है तो वो अपना एड्रेस जल्दी से बदल लें और आइडेंटिटी चेंज कर लें अगर मुमकिन हो। काफी शब्द लिखने के बाद फॉर्स ने कलम नीचे रख दी, चिट्ठी जोड़ी, एनवेलप में डाली और स्टैंप लगा दिया। फिर उसने आउटडोर अटायर बदली और चिट्ठी लेकर रूम से निकल गई। वो बाहर जाने की तरफ इंक्लाइंड नहीं थी, लेकिन इसके नए रेजिडेंस में ना सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं थे, बल्कि कॉफ़ी बीन्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, ब्लैक टी लीव्स, डेली न्यूज़पेपर्स, लेटेस्ट मैगजीन्स या नॉवेल्स भी नहीं थे। इन सब के लिए उसे मजबूरन खुद ही बाहर निकलना पड़ा, चिट्ठी भेजने और ईस्ट बरो के बाहर कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। और शियो, वो पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वो अपनी पिछली रेंटल अपार्टमेंट को एक चिट्ठी भेजना चाहती थी जिसमें ये लिखा हो कि विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड की वफादारी राजा के साथ है। वो देखना चाहती थी कि क्या इससे शर्माने के ऑब्जर्वर को कुछ एक्शंस लेने के लिए भड़काया जा सकता है। सच में सब कुछ खत्म होने के बाद मैं इतनी डर गई थी कि मैं टीचर को लिखना भूल ही गई। अगर मैं पहले खत्म कर लेती तो शियो से मेलिंग करवा सकती थी। फॉर्स ने एक बॉनेट पहना जिसमें फिश नेट था, अंधेरे स्टेयरकेस से नीचे तक उतरी और कॉन्डोमिनियम से बाहर निकल गई। ये ईस्ट बरो की पेरिफेरी में था, जहां टेक्निकल वर्कर्स और लो लेवल मैनेजर ज्यादातर रहते थे। ये रिलेटिवली सेफ था और यहां तक कि पेपर बॉयज भी मौजूद थे। फॉर्स बीच बीच में चाइम सुनती हुई सड़क के किनारे धीरे चल रही थी। इस पल एक पोस्टमैन ने अपनी साइकिल रोकी, अपने बैग से न्यूज़पेपर्स का एक स्टैक निकाला और उसके बगल वाले कॉन्डोमिनियम में दाखिल हुआ। पोस्टमैन कॉन्डोमिनियम में दाखिल हुआ। चैप्टर 1035 पहले से डायरी का पन्ना, डायरी पेज इन एडवांस। बैकलैंड ईस्ट बरो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर फॉर्स ने एक फाउंटेन पेन उठाई और एक कागज के पन्ने पर लिखना शुरू किया। ये उसका टीचर डोरियन ग्रे एब्राहम के लिए एक चिट्ठी थी। इसमें वो उसे बताना चाहती थी कि वो खतरे में है और उसे अपनी पिछली जगह छोड़ने पर मजबूरी है। जवाब वहां नहीं भेजने थे और अगर उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी है तो वो अपना एड्रेस जल्दी से बदल लें और आइडेंटिटी चेंज कर लें अगर मुमकिन हो।
काफी शब्द लिखने के बाद फॉर्स ने कलम नीचे रख दी, चिट्ठी जोड़ी, एनवेलप में डाली और स्टैंप लगा दिया। फिर उसने आउटडोर अटायर बदली और चिट्ठी लेकर रूम से निकल गई। वो बाहर जाने की तरफ इंक्लाइंड नहीं थी, लेकिन इसके नए रेजिडेंस में ना सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं थे, बल्कि कॉफ़ी बीन्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, ब्लैक टी लीव्स, डेली न्यूज़पेपर्स, लेटेस्ट मैगजीन्स या नॉवेल्स भी नहीं थे। इन सब के लिए उसे मजबूरन खुद ही बाहर निकलना पड़ा, चिट्ठी भेजने और ईस्ट बरो के बाहर कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। और शियो, वो पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वो अपनी पिछली रेंटल अपार्टमेंट को एक चिट्ठी भेजना चाहती थी जिसमें ये लिखा हो कि विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड की वफादारी राजा के साथ है। वो देखना चाहती थी कि क्या इससे शर्माने के ऑब्जर्वर को कुछ एक्शंस लेने के लिए भड़काया जा सकता है। सच में सब कुछ खत्म होने के बाद मैं इतनी डर गई थी कि मैं टीचर को लिखना भूल ही गई। अगर मैं पहले खत्म कर लेती तो शियो से मेलिंग करवा सकती थी। फॉर्स ने एक बॉनेट पहना जिसमें फिश नेट था, अंधेरे स्टेयरकेस से नीचे तक उतरी और कॉन्डोमिनियम से बाहर निकल गई। ये ईस्ट बरो की पेरिफेरी में था, जहां टेक्निकल वर्कर्स और लो लेवल मैनेजर ज्यादातर रहते थे। ये रिलेटिवली सेफ था और यहां तक कि पेपर बॉयज भी मौजूद थे। फॉर्स बीच बीच में चाइम्स सुनती हुई सड़क के किनारे धीरे चल रही थी। इस पल एक पोस्टमैन ने अपनी साइकिल रोकी, अपने बैग से न्यूज़पेपर्स का एक स्टैक निकाला और उसके बगल वाले कॉन्डोमिनियम में दाखिल हुआ। पोस्टमैन कॉन्डोमिनियम में दाखिल हुआ और मेल बॉक्सेस की रोज में से कुछ टारगेट्स ढूंढकर उनमें करस्पॉन्डिंग पेपर्स डाल दिए। जब वो चला गया, थोड़ी देर बाद ही एक मेल बॉक्स खोला गया और अंदर का न्यूज़पेपर निकाल लिया गया। जो शख्स न्यूज़पेपर लेकर आया वो तीसरी मंजिल पर गया, एक कमरा खोला और एक सरल रिक्लाइनिंग चेयर में बैठकर उसे हिलाते हुए पढ़ने लगा। रिक्लाइनिंग चेयर के पास एक काली लकड़ी की केबल थी जिस पर पेपर्स का एक स्टैक रखा हुआ था। इनमें से कुछ नीटली जोड़े हुए थे, उनका फ्रंट पेज ऊपर की तरफ। कुछ एसिमेट्रिकली मुड़े हुए थे, आर्टिकल्स दिखा रहे थे। उन पर करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स थीं। शॉकिंग, क्रेजी एडवेंचरर मेड फ्यूजिटिव। क्रेजी एडवेंचरर फिर से प्रकट हुआ, एक अनोखा शिकार। द किंग्स एट सी के सबसे करीबी आदमी, 90,000 पाउंड का एडवेंचरर। गियरमैन स्पैरो और 3 फीमेल पायरेट एडमिरल्स की कहानी। एक लड़ाई में मशहूर गियरमैन स्पैरो ने रात में वाइस एडमिरल एलमेंट पर असैसिनेशन की कोशिश की। जब फॉर्स ने अपनी खरीदारी खत्म की और अपनी रेंटल अपार्टमेंट वापस आई, शियो भी अपनी यात्रा खत्म करके वापस आ चुकी थी। उनके टाइमली वापस आने का कारण ये था कि सोमवार था और लगभग दोपहर के 3 बजने वाले थे। गोंग गोंग गोंग, पास वाले कैथीड्रल की घंटियां बजी और एक लाल बीम ऑफ लाइट एक ही पल में फॉर्स और शियो की तरफ दौड़ी। शानदार पैलेस के अंदर प्राचीन धब्बेदार टेबल के किनारों पर अक्स एक साथ प्रकट हुए। हर बार की तरह जस्टिस ऑड्री पहले खड़ी हुई, लंबे कांसे के टेबल के सीट ऑफ ऑनर के सामने कर्टसी करती हुई बोली, शुभ दोपहर मिस्टर फूल। मिस जस्टिस काफी उदास लग रही हैं। लगता है कल रात की खबर अभी भी उसे प्रभावित कर रही है। द फूल क्लेन ने अनदेखे से सर हिलाया और टैरो क्लब के मेंबर्स के ग्रीटिंग्स को एक्नॉलेज किया। इस पल ऑड्री, जो अच्छे मूड में नहीं थी, उन्होंने अपनी तेज ऑब्जर्वेशनल स्किल्स से नोटिस किया कि मिस्टर फूल के दाएं हाथ के पास एक कांसे का क्रॉस पड़ा था। ये क्रॉस कहाँ से आया? मिस्टर फूल के टेबल पर रखने के लिए ये कम से कम कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के लेवल का आइटम है। इसका ओरिजिन क्या है? इसका इस्तेमाल क्या है? सवालों ने ऑड्री के दिमाग में फ्लाइट भरी, जिससे उसे एक इररेजिस्टिबल सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी महसूस हुई। ये पहली बार था जब मिस्टर फूल अपने सामने कुछ रख रहे थे जो कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी नहीं था। इसके तुरंत बाद अल्जर, कैटलिया और बाकी टैरो क्लब मेंबर्स ने भी कांसे के क्रॉस को नोटिस किया, जो कार्ड से ज्यादा आई कैचिंग था। मिस जस्टिस की तरह वो भी आइटम की ओरिजिन्स, लेवल और यूज का अंदाजा लगाने से रह नहीं पाए। इनमें से डेरिक को इससे एक सटल कॉलिंग महसूस हुई। उसे लग रहा था कि कांसे का क्रॉस उसे खींचे जा रहा है। फिर उसे सिटी ऑफ सिल्वर के लेसन्स में सिखाए गए एक बेसिक रूल याद आया, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस। क्या ये सन पाथवे का एक हाई लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट है? डेरिक को अचानक एहसास हुआ। फॉर्स और शियो ने कांसे के क्रॉस को पहचाना, वो सील्ड आर्टिफैक्ट्स जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए थे। उनकी आंखें फैल गईं जैसे वो उसे और बेहतर देखना चाहते हों। मिस्टर फूल इस आइटम पर इतना ध्यान दे रहे हैं, ये शियो और मेरी सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर्स स्टन्ड हो गई और अपनी क्यूरियोसिटी छुपा नहीं पाई। जब बात देवताओं से जुड़ी होती थी तो उसके विचार कभी रोमांस की तरफ नहीं बढ़ते। शियो के विचार भी फॉर्स से मिलते जुलते थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसे विश्वास था कि मिस जस्टिस जरूर जिम्मेदारी से सवाल करेंगी।
जब ही ऑड्री हाथ उठाने का इरादा कर रही थी, कैटेलिया ने आंखें बंद की, अपना बदन घुमाया और सीट ऑफ ऑनर की तरफ मुंह किया। जब वो झुककर बोलने ही वाली थी, द फूल क्लेन अचानक मुस्कुरा दिए और बोले, चिंता मत करो, आप जो ग्लासेस कॉन्जोर करती हैं वो आपकी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील कर सकती हैं। उसे अच्छी तरह से पता था कि मैम हर्मिट पहले ही डेमीगॉड बन चुकी हैं, गॉडहुड हासिल करके, मिस्टिकोलॉजिस्ट बनकर। इसका एक कारण ये था कि कैटेलिया ने द फूल से प्रार्थना की थी, पोशन पीने से पहले एडवांस होने की उसकी नज़र के नीचे। इस तरह अगर वो आखिर में फेल हो जाती हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिल सकता है और कंट्रोल न खो दें या पागल न हो। वो हमेशा एक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक को निकालकर फिर से कोशिश करने का सोच सकती थीं। इस मामले में क्लेन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसने कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया था। डिविनेशन ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जबकि उसने मान लिया था तो उसे विश्वास था कि अगर वो फेल हो गई और नहीं मरी तो वो बिल्कुल मिस्टर फूल की वजह से थी। अगर वो कंट्रोल खो देती या पागल हो जाती तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर फूल सच में चीट है या नहीं। साफ शब्दों में क्लेन का मुख्य पर्पस ये था कि उसे कॉन्फिडेंस देना, ताकि वो एडवांसमेंट अटेम्प्ट के लिए बेस्ट कंडीशंस में हो। आखिर एडमिरल ऑफ स्टार्स दूसरी मौजूदगी से ऐसे आशीर्वाद देने वाली नहीं ढूंढ पाई। दूसरी तरफ डेमीगॉड बनकर और ढूंढे गए एरिया के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की ज्यादा ताकतों का इस्तेमाल कर सकने से द फूल क्लेन आसानी से टैरो क्लब मेंबर्स के एस्ट्रल प्रोजेक्शंस देख सकता था। इस तरह उनकी करंट बियॉन्डर पाथवे और सीक्वेंस पढ़ सकता था। अपनी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील करने के बाद कैटेलिया ने आराम की सांस ली और श्रद्धा से कहा, मिस्टर फूल, इस बार एम्परर रोजेल की डायरी का एक पन्ना है। एम्परर रोजेल की डायरी। क्वीन मिस्टिक अपने मामलों से निकल गई हैं, लेकिन बैकलैंड में कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं हुई। हाँ, किसी ने बॉकलैंड स्ट्रीट में अमोन की इन्फिल्ट्रेशन या मेगर मैनर में डेमीगॉड लड़ाई को नोटिस नहीं किया। द फूल क्लेन ने बिना किसी डिस्टर्बेंस के सर हिलाया और कहा, अच्छा, आप एक सवाल या रिक्वेस्ट सोच सकती हैं। बोलते ही ऑड्री, अर्जर और बाकी टैरो क्लब मेंबर्स इस कॉन्वर्सेशन से तेजी से कुछ समझ गए। मैम हर्मिट को चिंता थी कि क्या वो ग्लासेस जो कंजोर करती हैं वो उसकी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील नहीं कर पाएंगी, और ये वो चिंता नहीं थी जो पिछली गैदरिंग्स में थी। इसका मतलब है कि मैम हर्मिट की आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम में सिग्निफिकेंट बूस्ट आया है। हाँ, अचानक बूस्ट क्यों आएगा? क्योंकि वो डेमीगॉड बन गई हैं। वो हमारी टैरो क्लब की दूसरी डेमीगॉड हैं। ऑड्री ने इस मामले को कैटेलिया की मिथिकल क्रीचर की खरीदारी से जोड़ा और तुरंत एक अंदाजा लगा लिया। फिर उसने अपने सामने मौजूद मेल मेंबर्स की तरफ नजर डाली और देखा कि मिस्टर हैंग्ड मैन की सीटिंग पोस्चर बेजाने बदल गई थी। वो साफ समझ गए थे कि मैम हर्मिट डेमीगॉड बन गई हैं। लिटिल सन की नजर अभी भी कांसे के क्रॉस पर थी, कोई रिएक्शन के बिना। द मून मिस्टर एमलिन ने कुछ सेकंड्स हिचककर मैम हर्मिट की तरफ देखा। द स्टार लिटिल सन की तरह था। उसकी आंखें कुछ खाली सी, जैसे वो डायरी वाले हिस्से का गुजर जाने का इंतजार कर रहे हों। आदरणीय मिस्टर फूल, क्या ये सवाल अगले वाले के साथ एक्यूमुलेट किया जा सकता है? अगले वाले के साथ? क्वीन मिस्टिक अभी भी नहीं चाहती कि उनकी मूड प्रभावित हो, तो फिर वो अचानक डायरी का पन्ना क्यों दे रही हैं? क्या उन्होंने कुछ फोर्सी किया है? अपने द फूल की इमेज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने नहीं पूछा क्यों और हल्का सा सर हिला दिया। हाँ, कैटेलिया ने और बात। चैप्टर 1036 एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। मिस्टर डोर के मुताबिक पहली और दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट में मुख्य फर्क ये नहीं है कि पिछली में कई यूनिक सीक्वेंस नेम्स हैं, बल्कि ये है कि पहली में कई एडिशंस थे। ये एक राज था जो प्राचीन सूर्य देवता ने अपने बाद के सालों में देखा। ठीक है, एक सच्चे देवता होने के नाते बाद के सालों जैसे कुछ नहीं होता। मैं बस इंसानी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके पैदा होने से लेकर गिरने तक के दौरान, तो वो उसके बाद के साल माने जाएंगे। दूसरे शब्दों में, क्या दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट का क्रिएटर प्राचीन सूर्य देवता था? इस सवाल के लिए मिस्टर डोर ने लगभग सर्टेनिटी के साथ जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि प्राचीन सूर्य देवता का गिरना ही ब्लास्फेमी स्लेट की पैदाइश का कारण बना। क्या इसका मतलब है कि यह प्राचीन सूर्य देवता की एक की रेलिक है? फिर पहली ब्लास्फेमी स्लेट किसने बनाई? ओरिजिनल क्रिएटर जिसने सच में सब कुछ बनाया। और दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट पर जो एडिशनल ज्ञान आया वो क्या था? मिस्टर डोर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि इसमें बहुत सारे राज शामिल हैं। ये कुछ शब्दों में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अगर वो असली दुनिया में वापस आ जाए तो वो मुझे डिटेल में बता सकेगा। क्या तुम्हें लगता है मैं इस बात में आ जाऊंगा? जब ब्लास्फेमी स्लेट का जिक्र आया तो मुझे दो सवाल याद आए जो काफी टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे। ट्रेंड ऑफ द टाइम्स का क्या मतलब है? ट्रेंड ऑफ द टाइम्स को कौन डिफाइन करता है? मिस्टर डोर का रिएक्शन काफी अजीब था।
वो लगभग 20 सेकंड तक हंसता रहा, फिर मुझे बताया, स्पेक्टेटर से होशियार रहो। इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना? उसके रिमाइंडर से मैंने गौर से दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट के कंटेंट्स को याद किया और एक अनयूजुअल समस्या डिस्कवर की। सवांट पाथवे के बियॉन्डर होने के नाते मेरी याद एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे फक्र है क्योंकि मेरी आइडेटिक मेमोरी है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद आया कि स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 0 विजनरी है, लेकिन उसके देवता बनने के रिचुअल का मुझे कोई इंप्रेशन नहीं है। मुझे बाकी 22 पाथवे के सारे रिचुअल्स साफ याद हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जिसका ना सिर्फ मुझे इंप्रेशन नहीं है बल्कि मैं बेजाने उसे निगलेक्ट भी कर चुका हूं। मैंने मिस्टर डोर से पूछने की कोशिश की कि स्पेक्टेटर पाथवे के लिए देवता बनने का रिचुअल क्या है। मिस्टर डोर मुस्कुराया और टीजिंग और लीजरली टोन में कहा, क्या तुमने पहले ही नहीं कहा? ये क्या स्पेक्टेटर के लिए देवता बनने का रिचुअल ये है कि वक्त उनकी इमेजिनेशन के मुताबिक डेवलप हो, फिर उस ट्रेंड में एक खास टाइम नोड पर एडवांसमेंट की पोशन कंज्यूम करनी है? मुझे लगता है कि यह सच है। वक्त ओरिजिनल क्रिएटर का हिस्सा है। सिर्फ जब वक्त एक खास एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डेवलप होता है तभी वो उससे एनर्जी लेकर फिर से जिंदा हो सकता है। के मुकाबले ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगता है। मुझे पता था कि उस प्राचीन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स में से ज़ेलॉट्स के अलावा कोई और भी होगा जिसके अपने प्लान्स होंगे। गौर से सोचें तो ये सच में काफ़ी डरावनी बात है। लो और मिड बियॉन्डर लेवल्स में फंसे रहना ठीक है, लेकिन एक बार कोई हाई स्टैंडिंग में आ जाए तो वो एक अनजान और अचानक तबाही का सामना कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका खास विचार, आइडिया या जो चीज़ वो आगे बढ़ाना चाहता है एक खास मौजूदगी की एक्सपेक्टेशन से मिलता नहीं। स्पेक्टेटर से होशियार रहो। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मिस्टर डोर को दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट पर क्या है और देवता बनने के कई रिचुअल्स के बारे में कैसे पता है। उसका जवाब था कि उसने कंप्लीट दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट देखी थी और उसके साथ सोलोमन, ज़ैरेटुल, टूडोर, ट्रूनसोइस्ट, ऑगस्टस, आइनहॉर्न, सौरोन, कास्टिया, ज़ोरोएस्ट, स्टियानो, कॉन्स्टेंटीन और बाकी थे। ये फोर्थ ईपॉक के वो फैमिलीज थे जो सभी बियॉन्डर्स पर राज करते थे। इस डायरी पन्ने में छिपे हुए राज ने क्लेन को ऐसा महसूस करवाया जैसे वो एक मिथिकल क्रीचर के रूप का सामना कर रहा हो। उसके दिमाग को ज्ञान के तूफान में घुमा दिया। स्पेक्टेटर का देवता बनने का रिचुअल ये है कि वक्त उनकी इमेजिनेशन के मुताबिक डेवलप हो। अगर ऐसा है तो एडम फोर्थ ईपॉक के शुरू से ही बेजाने इसकी तैयारी कर रहा है। तो राजा जॉर्ज थर्ड का छिपा हुआ राज और जो पॉसिबल डेवलपमेंट्स हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं, इतना कि वो मदद का हाथ बढ़ा दे। जब वक्त की लहर दौड़ आएगी और चीज़ें छोटे टाइम स्पैन्स में बदल नहीं सकती तब वो देवता बन सकता है। अगर ऐसा है तो ग्रेट स्मॉग की गहरी जांच करना एबनॉर्मली डेंजरस है। चाहे मैं अब गॉडेस का ब्लेसेड हूं, ऑफिशियल बियॉन्डर बैकग्राउंड रखता हूं और कभी भी फरिश्तों के साथ कोऑपरेट कर सकता हूं, मेरी सेफ्टी गारंटीड नहीं है। आखिर गॉडेस काफ़ी वक्त तक उतर नहीं सकती। अपने विचारों के बीच क्लेन में वापस हट जाने का इरादा अचानक उभर आया। अगर ये पहले होता तो वो चर्च ऑफ एवरनाइट को मामला रिपोर्ट करने के बाद रिलैक्स करके बैकलैंड से छुट्टी के लिए भी निकल सकता था। लेकिन अब गॉडेस का ब्लेसेड होने के नाते उसने पहले ही वादा कर लिया था कि वो विन रैम्बिस और सेंटेस ऑफ वाइट कटरीना को ढूंढेगा, जिससे उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो गया। ये सच में यू विन सम यू लूज सम वाला मामला था। और ऊपर से क्लेन को नहीं पता था कि एडम क्या चाहता है कि वक्त कैसे डेवलप हो। अगर फिर से बैकलैंड की ग्रेट स्मॉग हो गई तो वो सच में खुद को निकाल नहीं सकता। उसे ऐसे लोगों की परवाह थी जिनका वो ख्याल करता था और वो शांति चाहता था। कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि राजा का राज क्या है, फिर फैसला करूं। दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट पर बियॉन्डर पाथवे और सीक्वेंस पोशन के अलावा और कौन से राज हैं? क्लेन ने अपनी नज़र हटाई और रोजल के डायरी पन्ने को गायब कर दिया। फिर उसने शांत चेहरे से आसपास देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप शुरू कर सकते हैं। इस पल ऑड्री ने अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं छुपाया। उसने हल्का सा हाथ उठाया और पूछा, आदरणीय मिस्टर फूल, क्या आपके हाथ के पास वाले क्रॉस का कोई खास मतलब है? अगर जवाब के लिए इक्विवेलेंट एक्सचेंज की जरूरत है तो आप सीधे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लेन ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को टेबल पर इसलिए रखा था क्योंकि वो चाहता था कि टैरोट क्लब के मेंबर्स पूछें। फिर वो इस मौके का इस्तेमाल करके स्मॉल सन और हैंग्ड मैन को, जिनके लिए क्रॉस इस्तेमाल करने का चांस हो सकता है, खबर दे सके। आखिर ऐसे मामले मिस्टर फूल के लिए इतने छोटे थे कि उन्हें उठाना उचित नहीं था। इसलिए उसने मिस जॉयस की तरफ मुस्कुरा दिया। ये सवाल कुछ नहीं है, ये प्राचीन सूर्य देवता से छोड़ा हुआ है। प्राचीन सूर्य देवता? प्राचीन सूर्य देवता? सिटी ऑफ सिल्वर जो क्रिएटर मानती है?
ये क्रॉस की इतनी ओरिजिन्स हैं। एक रॉयल गार्ड्स का कैप्टन जो सिर्फ सीक्वेंस 5 या 6 था, उसके पास प्राचीन सूर्य देवता की एक रेलिक थी। क्या ये इतना कोइंसिडेंस नहीं है? फॉर्ज अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई जब उसने मिस्टर फूल का जवाब सुना। इस पल द फूल क्लेन ने बातचीत में जिक्र किया, इसका लेवल उतना ऊंचा नहीं है, अनशैडोड से मैच करता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की मानसिक करप्शन को खत्म करना है और उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने एक्सेसिव पोशंस पिए हैं एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्ज करने में। ये उन लोगों को आम जिंदगी में वापस ले जाएगा जो मिस्टीरियस दुनिया में नहीं रहना चाहते। ये ताकत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मिस्टर वर्ल्ड ने मुझसे पूछा था कि अगर मौका मिले तो क्या मैं मिस्टीरियस दुनिया से बिल्कुल निकलना चाहूंगी। ऑड्री ने महसूस किया कि उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई। अजीब, ये सच में एक ऐसी चीज है जो मुझे अनकंफर्टेबल लगती है। एमलिन ने एक जजमेंट बनाया जबकि उसने द सन की तरफ देखा। डेरिक हैरान और खुश था, उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। उसका सपना था सिटी ऑफ सिल्वर के सभी रेजिडेंट्स को कर्ज से आज़ाद करना और सूर्य के नीचे वापस ले जाना और हमेशा के पागलपन, दर्द और टॉर्चर से बचाना। और अगर ऐसा सपना प्राचीन सूर्य देवता की विरासत में मिली रेलिक से पूरा हो सकता है जिसे सिटी ऑफ सिल्वर क्रिएटर मानती है, तो वो सच में किस्मत और इनएविटेबल लगेगा। उसने द हैंग्ड मैन से पहले बोला, आदरणीय मिस्टर फूल, क्या मैं इस आइटम के लिए ट्रेड करने का तरीका ढूंढ सकता हूं? जब तक आप काफी दाम देते हैं, क्लेन ने हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर फूल सच में सबसे बहते, सबसे महान है, डेरिक ने दिल से तारीफ की। जब तक काफी दाम मिल जाए, आल्जर ने मिस मैजिशियन के नोटबुक के रेंट से इंस्पिरेशन हासिल की और जल्दी से पूछा, आदरणीय मिस्टर फूल, क्या एक फिक्स्ड प्राइस पर क्रॉस को एक दिन या कुछ घंटों के लिए रेंट किया जा सकता है? उसके पास अभी कोई प्लान्स नहीं थे उसे रेंट करने का। जबकि उसकी विंड ब्लेसेड पोशन रिलेटिवली तेजी से डाइजेस्ट हो गई थी, उसने सोचा था कि एक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक को पर्ज करने की समस्या का सोचना बाद में जब वो एक्स्ट्रा ओशन सॉन्गर पोशन पी चुके होंगे। हाँ, क्लेन ने सरल जवाब दिया, ये रेंट की जा सकती है। द स्टार लियोनार्ड पहले ही लेमैनोस ट्रैवल्स बोरो करके काफी फायदा उठा चुका था। जब उसने मिस्टर फूल का जवाब सुना तो वो फोकस हो गया। सीरियसली सोचने लगा कि क्या उसे प्राचीन सूर्य देवता की रेलिक की जरूरत है। कुछ सेकंड्स बाद उसे महसूस हुआ कि उसे ऐसी जरूरत नहीं थी। न सिर्फ सन पाथवे रेट्स और स्पेक्टर्स के खिलाफ अच्छी थी, एवरनाइट पाथवे जी इसमें माहिर थी। और ऊपर से जब वो टिंगन से बैकलैंड वापस आया तो उसके पास 4 फ्लेयरिंग सन चार्म्स आ चुके थे। आधे वो क्लेन को देने का प्लान था जिसने उसे जानकारी दी थी, और आधे अपने लिए रखने का। एक्सेसिव बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्ज करने और मिस्टीरियस दुनिया से निकल जाने के लिए उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वो स्पिरिट वॉरलॉक बनने का रिचुअल करने जा रहा था। इस पल फॉर्ज ने एक्सियो की तरफ देखा और अफसोस का एहसास किया। उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि उन्होंने क्रॉस को मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस किया, बल्कि इस बात का था कि उसने अपनी पावर्स या लेमैनोस ट्रैवल्स का इस्तेमाल करके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की सैक्रिफाइस करने से पहले। जरूर ये ज्यादातर इसलिए था क्योंकि वो काफी डरपोक थी। बिना एस्ट्रोलॉजर के तरीकों का इस्तेमाल किए क्रॉस के यूजेस और इफेक्ट्स का पता लगाए वो रैश अटेम्प्ट्स नहीं कर सकती थी। आखिर में बाद में मिस्टर फूल से रेंट कर सकती हूं। उसने खुद को चीयर अप करने की सख्त कोशिश की। और कोई रिक्वेस्ट्स नहीं देखती, द फूल क्लेन ने अपनी कृपा वापस ले ली। टैरोट क्लब के मेंबर्स को ट्रांजैक्शंस और डिस्कशंस शुरू करने का इशारा किया। असल में अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लिए एक ऐसा शख्स था जिसे जरूरत हो सकती थी। वो था फॉग सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन। ये फेलो वाइस एडमिरल आइसबर्ग के अरेंजमेंट्स में द गोल्डन ड्रीम पर चढ़ने के बाद कई एक्सपेरिमेंट से गुजरा। अपने अंदर की एलियन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश में वहां हद तक सफलता मिली थी, लेकिन लेटेंट प्रॉब्लम्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। इस बात पर सोचते हुए क्लेन ने चुपचाप मुरमुराया, मैं डैनेट से बाद में पूछवाता हूं। इस पल ऑड्री ने एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट उठाई। महिलाओं और सज्जनों, आप में से किसके पास ड्रीम कैचर का हार्ट, माइंड इल्यूजन क्रिस्टल या एक अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन है? चैप्टर 1037 गहरमान की पहेली, गहरमान्स प्रॉब्लम। मिस जस्टिस की बात सुनकर डेरिक बहुत एंथुजियाज्म से बोला, हमारी सिटी ऑफ सिल्वर की वेयरहाउस में शायद अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन हो। मैं वापस जाकर कंफर्म करने के बाद आपको बताता हूं। वो पहले कहता कि अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन भी हो तो भी वो पागलपन और डिस्टॉर्टेड मानसिक करप्शन से भरा होगा, लेकिन कांसा क्रॉस देखकर उसे लगता था कि ये कोई समस्या नहीं है। इतना आसान? ऑड्री की आंखें चमक उठीं जब उसने सुना।
कल रात की उसकी उदासी में काफी रोशनी आ गई। सच में, बाहर की दुनिया से कंपेयर करें जहां ड्रैगन्स की संख्या कम हो रही है, सिटी ऑफ सिल्वर जिसका इतिहास सेकंड इपॉक तक जाता है, शायद ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखती होगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनके पास स्पेक्टेटर पाथवे की हायर सीक्वेंसेस की फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी काम के नहीं हैं। और ऊपर से उनके पास कोई आर्टिजन नहीं है जो बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स को मिस्टिकल आइटम्स में बदल सके। कभी कभी वो बस उन्हें स्टोर करना पसंद करते हैं। कई विचार ऑड्री के दिमाग में दौड़े जबकि उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अगर आपके पास है तो आप इसके बदले में क्या लेंगे? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। डेरेक थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था, हाथ उठाकर अपने सर के पीछे हाथ फिराते हुए। उसका अभी मुख्य लक्ष्य मिस्टर फूल से क्रिएटर की रेलिक हासिल करना था, लेकिन उसके पास कोई भी चीज इक्वल वैल्यू की नहीं थी। पहले वो पक्का चिंता में होता, लेकिन अब चिंता के बावजूद भी उसने जल्दी ही एक आइडिया सोचा। उसने चीफ से पूछने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि क्रिएटर की रेलिक में दिलचस्पी है। इस तरह के विचार होने के कारण उसे सच में नहीं पता था कि मिस जस्टिस से किस पेमेंट की जरूरत है। उसने दूसरा मामला पहले समझकर फिर बताने का प्लान किया। ठीक है, पहले कंफर्म करें। बेहतर होगा अगर आप चेक कर सकें कि क्या अडल्ट माइंड ड्रैगन का खून भी है। ऑड्री ने दबाव नहीं डाला और हल्का सा सर हिला दिया। ये ड्रीम वॉकर पोशन फॉर्मूला में सबसे मुश्किल सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट थी जिसकी उसे जरूरत थी। ऑड्री ने तुरंत आसपास देखा, इशारा किया कि उसका काम हो गया है। तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं खरीदना चाहती हूं। यह ज्यादातर टीचर से जुड़ा है जिन्होंने मुझे ट्रैवलर की पोशन फॉर्मूला नहीं दी। अप्रेंटिस की पहली 5 सीक्वेंसेस में मुझे ट्रैवलर सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा से अलग अलग जगहों की सैर और स्वाद लेने का इंतजार कर रही हूं, लेकिन लंबी यात्रा, भीड़ या क्रूड ट्रांसपोर्टेशन टूल्स और जिनके हाइजीन के दर्जे पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऐसे इंस के बारे में सोचकर मैं पक्का सारी बल्कि बैगेज से अटकी रहूंगी। ट्रैवलर बनने के बाद ये सब समस्या नहीं रहेगी। फॉर्स के विचार धीरे धीरे भटकने लगे। वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रही थी। शू ने कुछ देर सोचा और कहा, सब लोग कृपया आर्बिटर पाथवे की सीक्वेंस 6 जज और सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलेडिन की पोशन फॉर्मूला पर नजर रखें। उसके पास MI9 कॉन्टैक्ट से जज फॉर्मूला हासिल करने का मौका था, लेकिन उसे यकीन था कि वाइसकाउंट स्ट्रैटफर्ड की मौत बैकलैंड में जरूर तूफान लाएगी और जब वक्त आएगा कई चीजें बदल सकती हैं। इसलिए उसने सोचा कि टैरो क्लब से एडिशनल प्रिपरेशंस कराए। आखिर उन्हें सिर्फ नजर रखने को कहा गया था, ढूंढने को नहीं। इसके अलावा सीक्वेंस 6 और 5 पर वो MI9 की क्वाजी हाई रैंकिंग मेंबर बन जाती। पेरिफेरल के इन्फॉर्मेंट्स के लिए पोशन फॉर्मूला अप्लाई करने पर बड़ी संभावना थी कि उसे एक और नई राउंड की इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो अपने कॉन्टैक्ट की वजह से स्किप कर सके, जो उसके साथ बहुत फ्रेंडली था। सीक्वेंस 5 तक पहुंचकर हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनने और राजा के राज का पता लगाने के लिए एंग्शियस श्यू वो बिल्कुल फौज पर भरोसा नहीं कर सकती थी। ठीक है, एल्गर ने सबसे पहले जवाब दिया। रॉयल फैमिली और फौज के प्रभाव की वजह से चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पास शायद आर्बिटर पाथवे की कुछ पोशन फॉर्मूला थीं। जरूर ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक सीक्वेंस 6 कैप्टन जो पायरेट की एक्टिंग का जिम्मेदार था जानता हो। उसके पास ऑफिशियली सीक्वेंस 5 बनने और चर्च में वापस बुलाए जाने या ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए असाइन किए जाने के बाद ही इसका पता चल सकता था। इसके बाद कैटलिया ने कहा, आर्बिटर पाथवे की पोशन फॉर्मूला लोएन और फेन पॉटर रॉयल फैमिलीज और फौज के द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जाती हैं। वे कभी कभी ही वाइल्ड में प्रकट होती हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर सकती हूं, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती। और अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको जज पाथवे की एक मिस्टिकल आइटम दे सकती हूं। उसके शैटरिंग और रिफॉर्मेशन के बाद वो कॉरस्पॉन्डिंग मेन इंग्रेडिएंट बन जाएगी। जब उसने शैटरिंग और रिफॉर्मेशन शब्दों का जिक्र किया, कैटलिया बेइख्तियार अपना जिस्म साइड में करने की सोची कि वो मिस जजमेंट को इशारा करे कि वो मिस्टर फूल की मदद ले सकती है, लेकिन आखिरकार उसने रोक लिया। पोशन फॉर्मूला हासिल करने का तरीका असल में बहुत सरल था। वो था हिडन सेज की रैविंग्स को सुनना और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को एक्सेप्ट करना। सीक्वेंस 4 पर एक डेमीगॉड के तौर पर उसके टॉलरेंस का लेवल क्वालिटेटिव चेंज से गुजरा था, लेकिन हिडन सेज बिल्कुल भी एक ऐसी मौजूदगी नहीं थी जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो। वो ज्ञान में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस अटैच कर सकता था और ऊपर से अपने पावर्स भेजकर लिसनर को करप्ट भी कर सकता था। इसलिए ऐसे एक्शंस अभी भी खतरनाक थे।
कैटलिया के पास ऐसी कोशिश करने की हिम्मत थी, इसलिए नहीं कि वो रैश और ओवरली कॉन्फिडेंट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मोजेस एसेटिक ऑर्डर की मेंबर थी। एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो हिडन सेज पर विश्वास करती है, मोजेस एसेटिक ऑर्डर के अपर एचेलॉन्स ने इस मौजूदगी के प्रभाव में सुनने का एक रिलेटिवली सेफ तरीका ढूंढ लिया था। इसी तरह हिडन सेज का मोजेस एसेटिक ऑर्डर के मेंबर्स के लिए कोई रिडिकुलस लेवल का मैलिशियस इंटेंट नहीं था। वो कम ही नुकसान पहुंचाता था और ज्यादातर वक्त वो बस ज्ञान डालता था और उन्हें अपने बिलीवर्स के पीछे भेजता था। उसके लिए जब वो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को कंट्रोल करती, वो हिडन सेज से काफी सेफ तरीके से ज्ञान हासिल कर सकती थी। इसके साथ आने वाली छोटी सी इन्फ्लुएंस और करप्शन के मामले में उसे शक था कि हर बार टैरो गैदरिंग में हिस्सा लेते हुए धुंधले वाले एरिया के ऊपर जाने का प्रोसेस उन्हें नेचुरल और सरल तरीके से एलिमिनेट कर देता है। सिर्फ समस्या ये थी कि हर बार जो ज्ञान उसे मिलता वो उसके कंट्रोल में नहीं था। ये हिडन सेज के मूड और उस खास पल के विचारों पर निर्भर करता था। एक मायने में ये एक पैसिव और इररेजिस्टिबल सीक्रेट डीड रिचुअल था। और जज पाथवे मिस्टिकल आइटम जो वो देने को तैयार थी, वो फॉग सी के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन से आया था, एक बटन। जब वो डेमीगॉड बन गई, उसके पास जो आइटम्स थे उनमें से कुछ का काम कम हो गया। उनमें से एक बटन था। ये सुनकर शिव ने झिझक नहीं दिखाई और सहमति दे दी। ठीक है, मैं जज पोशन फॉर्मूला हासिल करने के बाद इसे खरीदने का सोचूंगी। मुझे उम्मीद है कि तब तक मैं अपनी सीक्वेंस फिर से बढ़ा सकूं, जिससे मैं सिर्फ अंजलि के करीब नहीं बल्कि अंजलि जाली ताकत का इस्तेमाल कर सकूं। तभी मैं आइटम्स को शैटर कर सकूंगी और कैरेक्टरिस्टिक को रिफॉर्म होने दे सकूंगी, वरना मुझे अभी भी मैम एरियाना या विल ऑसेप्टिन को परेशान करना पड़ेगा। हाँ, अगर मिस्टर अजिक जाग जाएं तो चीजें काफी सरल हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कि क्या अनशैडोड क्रूसिफिक्स किसी आइटम की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को निकाल सकता है। मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। ये उन आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें पास आने से भी रोकता है। इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा थियरी में मुमकिन होना चाहिए। मैं बाद में कोशिश करूंगा कि धुंधले वाले एरिया की ताकतों का इस्तेमाल करके अनशैडोड क्रूसिफिक्स को दूसरी मिस्टिकल आइटम्स के साथ बाइंड करूं। क्लाइन, जो साइडलाइंस पर सुन रहा था, सोचने लगा। मिस जजमेंट के मामले पर चर्चा करने के बाद बाकी मेंबर्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं लगी जो ट्रांजैक्शन करनी हो। एल्गर पहले ही अपने मिस्टिकल आइटम की वीकनेसेस को कवर कर चुका था। डेरिक सिर्फ क्रिएटर की रेलिक के बारे में सोच रहा था। एमलिन और कैटलिया हाल ही में एडवांस हुए थे, इसलिए उन्हें अभी कुछ जरूरत नहीं थी। इनमें से कैटलिया के मन में क्रॉस को रेंट करने का इरादा था, ताकि वो देखे कि क्या वो आर्टिजन सी एल्फ में बची हुई करप्शन को क्लेंस कर सकती है। लेकिन रोजेल डायरीज जो उसने जमा की थीं, वो क्वीन मिस्टिक से आई थीं और जवाब हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती थीं। उसे लगता था कि वो अभी कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो मिस्टर फूल की दिलचस्पी हासिल करे। मैं समुद्र में एम्पेरर की डायरी जमा करने की कोशिश करूंगी, कैटलिया ने चुपके से फैसला किया। कुछ सोचकर एमलिन ने द मजिशियन से कहा, मैम, अगले 2 हफ्ते में मुझे उस नोटबुक को रेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। कोई समस्या नहीं है। फॉर्ज असल में सोच रही थी पैसे खर्च करके मिस्टर मून से अबिस शैकल्स और बाकी बियॉन्डर पावर्स को स्पेल बुक में जोड़ने को कहे, इसलिए वो इस बात से बहुत खुश थी। इसका मतलब ये था, ना वो पैसे खर्च करेगी बल्कि कुछ पैसे कमाएगी भी। इस बात पर सोचकर वो रोक नहीं पाई और जोड़ दिया, कोशिश करें फुल मून को रिकॉर्ड ना करें। उसे बहुत परेशानी होगी अगर लेमिनाउस ट्रैवल्स की ताकतें ज्यादातर फुल मून से भर जाती हैं। जब एमलिन सहमति में सर हिला रहा था, एल्गर सोच में डूबा हुआ बीच में बोला, क्या सैंग्विन का रो स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स का शिकार शुरू होने वाला है? हाँ, एमलिन ने सच छुपाया नहीं। एक बार प्लान फाइनल हो जाए, मैं सबसे सजेशंस लेने की कोशिश करूंगा। कोई समस्या नहीं है। पहला जवाब द हैंगमैन का नहीं, बल्कि द वर्ल्ड गहरमान स्पैरो, जो लंबे कांसे के टेबल के निचले सिरे पर चुपचाप बैठा था। इसकी इसमें दिलचस्पी है। सिर्फ एमलिन ही नहीं, बाकी मेंबर्स ने भी ऐसा ही सोचा, चाहे वो कितने भी स्लो क्यों ना हो। द हैंगमैन, द हर्मिट और जस्टिस के मिस्टर मून की सैंग्विन ऑपरेशन में मदद करने के साथ टैरो क्लब का ट्रांजैक्शन सेगमेंट खत्म हुआ और फ्री कम्युनिकेशन सेगमेंट शुरू हुआ। द वर्ल्ड गहरमान स्पैरो थोड़ा ऊपर उठा और द स्टार लियोनार्ड की तरफ देखा। मेरी मदद करो पूछने की कि उस शख्स ने दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट देखी है। ब्लास्फेमी स्लेट? ऑड्री और बाकी मेंबर्स ने तुरंत इस अजीब टर्म को पकड़ लिया। उनके मन में हैरानी से भरे विचार आए। दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट? मिस्टर स्टार जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। वो ऐसे शख्स को जानता है जिसने मिथिकल लेजेंड की सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स में से एक देखी है। चर्च के मेंबर और ऑफिशियल बियॉन्डर होने के अलावा उसके और भी राज हैं। इसीलिए वो टैरो क्लब में शामिल हुआ।
लियोनार्ड भी चौंक गया। कभी सोचा नहीं था कि क्लाइन ऐसी रिक्वेस्ट करेगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने सांस छोड़ी और कहा, चैप्टर ठीक है। 1038 नेम लिस्ट। जवाब देने के बाद लेनर्ड अपने होश में आया और क्लाइन के रिक्वेस्ट में छुपे मैसेज को समझा। क्या इसका मतलब है कि ओल्ड मैन ने कभी ब्लास्फेमी स्लेट जैसे कुछ देखा है? लेनर्ड को सोचने का मौका दिए बिना द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने आसपास देखा और कुछ और जिक्र किया। चर्च ऑफ एवरनाइट ने कंफर्म किया है कि लोइन के राजा जॉर्ज III MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगौर से मिली इंटेल से एक खास राज छिपाए हुए हैं। उन्होंने छुपाकर लोग भेजे ब्लड एम्परर के खंडर खोदने के लिए और डीमनिस्ट सेक्ट और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के साथ मिलकर। क्लाइन ने फेक शख्स को कंट्रोल किया और मामले को डिटेल में समझाया जो उसने पहले मिस जस्टिस को बताया था। खत्म करने के बाद उसने खास तौर पर जिक्र किया, तीनों चर्चिस के पास काफी एविडेंस नहीं लगता। ह्विन रैम्बिस के गायब होने से मामला सतह पर शांत हो गया है। ये शक करने का कारण है कि तीनों चर्चिस के अपर एचेलॉन्स में गद्दार है। इस हफ्ते बैकलैंड में इतना बड़ा कुछ हुआ। क्लाइन को चर्च से जानकारी मिली लगती है। मुझे ये सब क्यों नहीं पता? सुनते हुए लेनर्ड ने अजीब चेहरे के साथ द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की तरफ एक नजर डाली। उसके विचार टेम्पररी तौर पर भटक गए। उसे नहीं पता था कि चर्च ऑफ एवरनाइट का रेड ग्लव्स और एक टारगेट जो हाई रैंकिंग मेंबर बनने वाला है वो कौन है। पहले को याद करते हुए उसने कुछ पकड़ा, लेकिन वो उस इंस्पिरेशन के छींके को पूरी तरह पकड़ और आइडिया को डेवलप नहीं कर पाया। जियो, जिसने सोचा था कि अपना वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड से सामना और उसका टेस्टिमनी टैरो क्लब में शेयर करे और मदद मांगे, स्टंड हो गई जबकि उसे एहसास हुआ कि जिस मामले की मिस्टर वर्ल्ड जांच कर रहे हैं वो उसके लक्ष्यों से काफी मेल खाता है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड का पीछा करते हुए डॉक एरिया में मिस्टर वर्ल्ड की मदद मांगती। हम रेस्ट्रिक्शन से बचकर ज्यादा क्लूज हासिल कर सकते थे। जियो ने आसपास देखा और अपने शब्दों पर गौर किया, बोलने के लिए खुद को तैयार किया। इस पल अल्जर शौक महसूस कर रहा था। उसने इसे तीसरी चौथी महीने पहले के दौर से जोड़ा, जब द स्टार और जजमेंट टैरो क्लब में शामिल नहीं हुए थे। तब मिस्टर वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने टैरो क्लब मेंबर्स से मदद मांगी थी कि वो कोनस किलगौर से जुड़ी जानकारी पर नजर रखें, और उसने ह्विन रैम्बिस पर इल्जाम लगाया था कि वो क्वारन की सुसाइड का मास्टरमाइंड है। सच में क्वारन की एक सरल सुसाइड केस से मिस्टर वर्ल्ड इतना वक्त और एनर्जी नहीं लगाता। जो मामले वो जांच रहा है और जिन लोगों पर वो नजर रखता है वो ऐसे राज हैं जो ग्लोबल सिचुएशन पर प्रभाव डाल सकते हैं। और तीनों चर्चिस के अपर एचेलॉन्स में गद्दार हो सकता है। कौन सा कार्डिनल या हाई रैंकिंग डीकन हो सकता है? अल्जर सर्जिंग अंडरकरेंट्स और एक मौके की खुशबू महसूस कर सकता था। नॉर्मल हालात में वो ऐसा शख्स नहीं था जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंस देती। एक बियॉन्डर जो लंबी देर तक पायरेट की एक्टिंग करता है, उसका बेहतर नतीजा सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर बन जाना था। चर्च में वापस आकर वो मैंडेटेड पनिशर के अपर एचेलॉन्स का असिस्टेंट बन सकता था। होली आर्टिफैक्ट संभालना और डेमीगॉड बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिर्फ सिचुएशन बदलने और फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट्स के साथ ही वो टैरो क्लब का सहारा लेकर अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सकता था और बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकता था। इस तरह उसे नर्चर करने के लिए टारगेट बनाया जाता। इसी तरह कैटलिया ने बैकलैंड में डार्क क्लाउड्स एक्यूमुलेट होते देखे और वहां स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती हुई देखी। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि क्वीन आधे साल से बैकलैंड में क्यों रह रही हैं, और एमलिन ने भौएं चढ़ाईं। फिर से महसूस किया कि बैकलैंड अब सैंग्विन के रहने के लिए सेफ जगह नहीं रही। मुझे बस उम्मीद है कि ये मेरे रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स के शिकार पर असर ना डाले, और उम्मीद है कि ये फादर और मुझे उस वक्त की तरह बिजी ना करे जब पिछले साल ग्रेट स्मॉग के बाद था। एमलिन की भौएं और गहरी हो गई जबकि उसने उस एपिसोड को याद किया। उसने कोने से द सन की तरफ नजर डाली और देखा कि नौजवान सीधा बैठा हुआ है, उसकी आंखें खाली। उससे रह नहीं गया और अंदर ही अंदर स्कॉफ किया। मैं ह्विन रैम्बिस की वेयरअबाउट्स पर नजर रखूंगी। ऑड्री ने टेम्परेरी साइलेंस को तोड़ा। जजमेंट जियो ने भी द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की तरफ देखा और कहा कि मैं एक ऐसे मामले की जांच कर रही हूं जो राजा के राज से जुड़ा है। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो कृपया शर्म ना करें। ये कहकर उसने शर्मेन पर नजर रखने वाले शख्स की समस्या को छोटे ने बयान किया। ठीक है, क्लाइन जानता था कि वो डीमनिस्ट ट्रिसी थी। उसने फेक शख्स द वर्ल्ड को सर हिलाकर भयानक आवाज में हंसने दिया। चाहे ह्विन रैम्बिस की वेयरअबाउट्स पर नजर रखना हो या राजा के राज की जांच करना, अपने आसपास ऐसी चीजों पर गौर करें जो काफी कोइंसिडेंटल लगती हैं। अगर कोई कोइंसिडेंस हो तो मुझे तुरंत बताएं। उसने सीधे ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर या एडम का जिक्र नहीं किया। डर इस बात का था कि मिस जस्टिस और बाकी लोग प्राइवेट में इसके बारे में सोचने से ना रुक सकें और ओवरली एंग्शियस ना हो जाएं। अगर उनमें कोई समस्या दिखाई दे तो वो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकती है। काफी कोइंसिडेंस। फॉर्ज और बाकी टैरो क्लब मेंबर्स ने ये वाक्य अपने मन में दोहराया और अपने अपने अंदाजे लगाए। लगभग 10 सेकंड्स की खामोशी के बाद डेरिक ने कहा,
मैं तैयारियां और एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक पीरियड के बाद एक्सपीडिशन टीम के साथ आफ्टरनून कैंप जा रहा हूं। इस बार हम जायंट किंग्स कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऑड्री और बाकी लोगों के लिए ये कोई अचानक बात नहीं थी। उन्हें पहले से पता था कि सिटी ऑफ सिल्वर ऐसी ऑपरेशन शुरू करेगी जब द सन सीक्वेंस 5 तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो शॉक्ड या सरप्राइज्ड नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी पेशेंस का फल मिल रहा है, जैसे एक मिथिकल लेजेंड असली कॉर्पोरियल तरीके से उनके सामने अनफोल्ड होने वाला है। अल्जर ने सोचा और एक वेग रिमाइंडर दिया, जब वक्त आएगा तो अपने चीफ के अरेंजमेंट सुने और कोशिश करें कि मिस्टर फूल से अक्सर प्रार्थना करें। अगर आप अटक जाएं तो आप द मून की तरह मिनी गैदरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। ठीक है मिस्टर हैंगमैन, डेरिक को इसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये चीजें वो आम तौर पर करता या करने की सोचता था। इस मामले के खत्म होने के बाद अल्जर ने कांसे की टेबल के सीट ऑफ ऑनर की तरफ मुंह किया और श्रद्धा से कहा, आदरणीय मिस्टर फूल, मुझे उस मामले का जवाब मिल गया है जिसके लिए आपने मुझे जांच करने को कहा था। बाकी मेंबर्स की उलझन और क्यूरियोसिटी की नजरों के नीचे उसने आगे कहा, 1338 की कोनोटोप सी बैटल में 5 फेसैक कोलोनेल्स शामिल थे। उनमें से 2 लड़ाई में मर गए और एक 2 साल पहले उम्र की वजह से डिस्चार्ज होने के बाद एक्सेसिव पीने से मर गया। एक कॉमोडोर बना और इंपीरियल नेवी कॉलेज ट्रांसफर हो गया और उसका वाइस चांसलर बन गया। एक रियर एडमिरल बना और अभी फेसैक सबजुगेशन फ्लीट की दूसरी स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर है। ये कहते ही अल्जर ने एक कागज के पन्ने का कॉन्जर करने की इजाजत मांगी, जिसमें डिटेल्ड इंटेल भरी हुई थी। द फूल क्लाइन ने इसे अपनी हथेली में फ्लैश करने दिया और तेजी से नजर डाली। उसने द हैंगमैन से फेसैक एनमार्ट के कोलोनेल की 1338 कोनोटोप सी बैटल में जांच करने को इसलिए कहा था ताकि क्रीपिंग हंगर के ओरिजिनल ओनर को ढूंढा जा सके। उस नेवल ऑफिसर ने उस सी बैटल में एनमार्ट के सेकंड मेट एंडी हाइडन को पकड़ा था और उसे ग्रेज किया था। वो एब्सोल्यूट विक्टर्स में से एक था, इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि वो लड़ाई में मर गया हो। बाद में उसकी डिस्कवरी और द हैंगमैन के साथ उस प्रिमिटिव आइलैंड पर हुई मुलाकात ने क्लाइन को शक में डाल दिया कि किलांगोस को ग्लव ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर ने दिया था। चाहे वो ऑफिशियल हो या पेरिफेरल मेंबर, वो इतनी आसानी से नहीं मरता या शराब पीने से नहीं मरता। जरूर मैं इस संभावना को एलिमिनेट नहीं कर सकता कि उसे साइलेंस कर दिया गया हो। क्लाइन ने तेजी से सोचा और सफेद कागज पर तीनों नाम याद कर लिए। बोरिस 1347 में मरा, वफात का कारण एक्सेसिव ड्रिंकिंग। सूजडेल 48 ईयर ओल्ड, कॉमोडोर, फेसैक इंपीरियल नेवी कॉलेज का वाइस चांसलर। डिमिट्रीव 45 ईयर ओल्ड, रियर एडमिरल, फेसैक सबजुगेशन फ्लीट की दूसरी स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर। अपनी नजर हटाते हुए द फूल क्लाइन ने हल्का सा सर हिला दिया और द हैंगमैन से कहा, इन तीनों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जमा करते रहें, उनकी जिंदगी की हर बात का पता लगाएं। हाँ मिस्टर फूल, अल्जर ने बिना झिझक के सहमति दे दी। ये उसका मौका था। मिशन पूरा होने के बाद वो क्रॉस बोरो करने की रिक्वेस्ट कर सकता था। एक और राउंड एक्सचेंजेस के बाद हफ्ते की टैरो गैदरिंग खत्म हो गई। लेनर्ड फिर से असली दुनिया में वापस आ गया। सोफे पर बैठकर उसने कुछ देर झिझका, फिर उसने अपने पैर कॉफी टेबल पर रख दिए। फिर उसने दबाई हुई आवाज में पूछा, ओल्ड मैन, क्या आपने कभी दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट देखी है? उसके दिमाग में पलेज जरोस्तर की हल्की सी आवाज आई, नहीं, दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट जिसने देखी वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हैं, किसने इसका जिक्र किया? लेनर्ड ने पलेज जरोस्तर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके मन में विचार गूंजने लगे। ब्लास्फेमी स्लेट सच में है। ओल्ड मैन के ग्रेट ग्रैंडफादर ने दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट देखी थी, इसीलिए वो फरिश्ते बन पाए। कुछ सेकंड्स बाद लेनर्ड ने क्यूरियसली और एक्सपेक्टेंटली पूछा, ओल्ड मैन, क्या आपको नाइट वॉचर के पोशन फॉर्मूला पता है? पलेज जरोस्तर ने तुरंत स्कॉफ किया, नाइव, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के मुताबिक वो एक अर्जेंट सिचुएशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। ब्लास्फेमी स्लेट किसी भी पल गायब हो सकती थी। कोई भी स्मार्ट इंसान जानता है कि बाकी देखे बिना एक कंप्लीट बियॉन्डर पाथवे को पकड़ना चाहिए। इसके अलावा ब्लास्फेमी स्लेट का ज्ञान अपनी एसेंस में प्रकट हुआ, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं। हर एक जिसने उसे देखा, उसे इंटरप्रेट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जब ब्लास्फेमी स्लेट ले ली गई, हर एक कंप्लीट बियॉन्डर पाथवे याद नहीं कर पाया, तो बाकी का क्या करेगा? मेरे पास दूसरे पाथवेज के कई पोशन फॉर्मूला हैं, लेकिन वो परिवार ने लंबी देर में जमा किए हैं। उनमें ज्यादा हाई सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है। अच्छा ऐसा है। लेनर्ड ने ड्राई चकल किया और पूछा, दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट किसने ले ली थी? पलेज जरोस्तर ने एक सेकंड के लिए चुप होकर कहा, अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन गलत नहीं है तो वो किंग ऑफ एंजल्स एडम होना चाहिए। 7 देवताओं नहीं, तब सिर्फ 6 देवता होंगे। क्या उन्होंने इस मामले में हिस्सा नहीं लिया? लेनर्ड ने उलझन से दबाव डाला। पलेज जरोस्तर ने एम्बिगुअसली हंसा, कम से कम सतह पर तो नहीं। चैप्टर 1039, चैप्टर उम्मीद। बिजली की एक लहर गहरे अंधेरे आसमान से गुजर गई।
पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को रोशन कर गई। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही और जल्द ही अंधेरे में गायब हो गई, दुनिया को फिर से बिल्कुल काले अंधेरे में वापस भेज दिया। जब डेरिक बर्ब ने आंखें खोलीं, उसने तुरंत बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागा। चलते वक्त उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसका चेहरा साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा था। चीफ को क्रिएटर की रेलिक का जिक्र कैसे करूं? सीधे चीफ को बताऊं कि एक आइटम ने मेरी नज़र पकड़ी है? नहीं। हालांकि मिस्टर हैंगमैन के मुताबिक चीफ का ऐसे मामलों में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हो सकता। डेरिक हमेशा से ही एक थिन स्किन नौजवान था। जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे, वो कम ही कभी आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट्स करता था। वो वहीं रुका, सीरियसली कोशिश कर रहा था कि मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगडमैन और बाकी टैरो क्लब मेंबर्स के साथ हुई डिस्कशंस को याद करे, उम्मीद करते हुए कि वो उनका इमिटेशन करके एक रीजनेबल एक्सक्यूज ढूंढ सके। पूरे दिन पॉसिबल डेवलपमेंट्स को सिमुलेट करने के बाद डेरिक ने अपने होंठ दबाए और सीधे बोलने का फैसला किया। थंडर्स गॉड्स रोर लिए हुए उसने दरवाज़ा खोला, गलियों में दाखिल हुआ और शहर के नॉर्थ में मौजूद ट्विन टावर्स की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स अपने घरों से निकले, मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग फील्ड पर इकट्ठे हो रहे थे। ये वक्त ब्लैक फेस्ड ग्रास की हार्वेस्टिंग का मौसम था, सिटी ऑफ सिल्वर के लिए क्रिएटर को सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स देने का एक फेस्टिवल। ये उन कम दिनों में से एक था जब लोग हार्श सर्वाइवल कंडीशंस वाले अंधेरे में दिल की गहराई से खुश महसूस कर सकते थे। छोटे बच्चों को कूदते हुए और बड़े लोगों को ब्लैक फेस्ड ग्रास के एम्यूलेट्स और रिंग्स पहने हुए देखकर और उनकी बातचीत और गाने सुनकर डेरिक का दिल शांत हो गया और उसके कदम मजबूत हो गए। ट्विन टावर्स की स्पायर तक पहुंचकर उसने मैसेज पहुंचाया और टावर की छत पर मौजूद एक खास कमरे में 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कोलिन इलियार्ड से मुलाकात की। ये डीमन हंटर पहले की तरह ही मेसी और ग्रिजल्ड था, जिसमें उसने अपने बाल कोम करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जिन्होंने या तो गहरे या टेढ़े मेढ़े पुराने स्कार्स छोड़ दिए थे। उसकी हल्की नीली आंखें अनुभव से भरी हुई थीं, जैसे वो किसी शख्स के अंदर तक देख सकती हों। डेरिक ने सल्यूट करने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन पर तुम्हारी पकड़ कैसी है? ये स्पिरिचुअलिटी, कन्वर्जेंस और करस्पॉन्डिंग फेमिलियरिटी विद अलग अलग थियोलॉजिकल स्पेल्स का जिक्र था। डेरिक ने सीधे दिल से जवाब दिया, लगभग पकड़ ली है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। एक्सपीडिशन टीम के बाकी मेंबर्स अभी तक तैयारियां नहीं कर पाए, उन्हें अभी भी कुछ वक्त चाहिए, बिल्कुल लोविया की तरह। वो अपने एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जमा और ढूंढ रही हैं। सच में एल्डर लोविया भी जायंट किंग के कोर्ट की एक्सपीडिशन में हिस्सा लेगी? क्या वो डेमीगॉड बनने की कोशिश कर रही हैं? डेरिक चौंक गया। उसने कुछ नहीं छुपाते हुए पूछा, क्या एल्डर लोविया के पास आगे की पोषण फॉर्मूला है? ये एक ऐसी समस्या थी जो इस शेपर्ड एल्डर को सालों से परेशान कर रही थी, डेमीगॉड बनने से रोके हुए। हाँ, कोलिन ने अफर्मेटिव जवाब दिया, लेकिन उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने बदले में पूछा, क्या इस बार कुछ है? डेरिक सुनकर एंग्शियस हो गया। उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि सीधे कहा, महोदय, मैंने क्रिएटर की एक रेलिक डिस्कवर की है। ये सन पाथवे की सीक्वेंस 4 अनशैडोड से मैच करती है। लंबे और मस्कुलर कोलिन, जो लिनन शर्ट पहने हुए थे, की आंखें छोटी हो गईं और उनकी नज़रों में बदलाव आ गया। ये कॉम्प्लेक्स और इंडिस्क्राइबेबल इमोशंस थे जिन्होंने डेरिक को वहीं जमा कर छोड़ दिया, जिससे उसे अगली बात कहनी भुला दी। एक अनडिस्क्राइबेबल खामोशी के बीच डीमन हंटर कोलिन ने गहरी आवाज में कहा, रेलिक? डेरिक की आंखें छोटी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र कर दिया है। वो बहुत देर से क्रिएटर के खाए जाने के दर्द में था, जानता था कि वो बिल्कुल गिर चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। इसने उसमें ये इल्यूजन पैदा कर दिया कि ये कॉमन सेंस है। चीफ के सवाल और नज़र के सामने डेरिक खामोश हो गया, कुछ देर के लिए समझाने में अटक गया। उसने कुछ सेकंड्स झिझक दिखाई और आखिरकार बहुत मुश्किल से मुख खोला, हाँ, रेलिक, द किंग्स हैव बिट्रेड द लॉर्ड। उसने बेइख्तियार उस टर्म का इस्तेमाल किया जो आफ्टरनून टाउन के इक्लीजियास्टिक ने किंग्स ऑफ एंजल्स के लिए किया था। कोलिन ने डेरिक की तरफ देखा, उसकी हल्की नीली आंखें टेम्परेरली फोकस खो बैठीं। ये डीमन हंटर लंबी देर तक चुप रहा और लगभग 1 मिनट बाद ही शांत भाव से बोला, समझ गया। उसकी आवाज़ बेइख्तियार गहरी हो गई। उसने नहीं पूछा कि डेरिक ने क्रिएटर की रेलिक कहाँ डिस्कवर की है या वो कैसी दिखती है और उसका क्या इस्तेमाल है। उसकी आंखों में फिर से गहराई आ गई। उसने टॉपिक कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि उसने कहा, तुम ऑलरेडी सीक्वेंस 5 बन चुके हो। तुम्हें यह हक है कि तुम जानो कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास कौन से होली सील्ड सैंक्टिफाइड आर्टिफैक्ट्स हैं।
जब तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी कन्वर्ज कर लो और करस्पॉन्डिंग थियोलॉजिकल स्पेल्स को पूरी तरह पकड़ लो, मैं तुम्हें करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा और तुम्हें उनकी सील होने वाली जगह ले जाऊंगा। अगर तुम में से किसी होली सील्ड सैंक्टिफाइड आर्टिफैक्ट के साथ अफिनिटी है और तुम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम कर सकते हो तो तुम एक संभाल सकते हो। यहां अफिनिटी का मतलब था डेरिक की पाइकाई और सील्ड आर्टिफैक्ट पर मौजूद रेमिनेंट हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की साइकी मार्क के बीच सिमिलैरिटी। ये किसी हद तक उसे धोखा देकर टेरिफाइंग नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकती थी। सिटी ऑफ सिल्वर में कॉमन बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं थी और ऊपर से हर कोई एक्टिंग मेथड जानता था। सिर्फ चीज जो उन्हें एडवांस होने से रोकती थी वो रिचुअल्स थीं। कभी कभी पोशन फॉर्मूला के बिना भी सीक्वेंस 8 से सीक्वेंस 7 या सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 6 तक एडवांसमेंट रुका नहीं था। जब तक एक बार पोशन पीकर सही तरीके से एडवांस किया गया हो और पूरी तरह डाइजेस्ट कर लिया हो, अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो वो डायरेक्टली एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खाकर एडवांस करने की कोशिश कर सकता है। सफलता की संभावना इतनी कम नहीं थी, लेकिन सीक्वेंस 6 से 5 तक रिचुअल की मदद के बिना सफलता की संभावना बहुत कम थी। इसलिए सिटी ऑफ सिल्वर में सीक्वेंस 6 बियॉन्डर्स की बड़ी संख्या थी, लेकिन सीक्वेंस 5 और ऊपर रेयर हो गए थे। ये एक ऐसा लेवल था जिसके लिए सीरियस कंसिडरेशंस की जाती थीं। चीफ ने अचानक इसका जिक्र क्यों किया? इसका मतलब है कि मैं एक होली सील्ड सैंक्टिफाइड आर्टिफैक्ट चूज कर सकता हूं क्रिएटर की रेलिक के बदले। मैंने अभी तक इसका जिक्र तक नहीं किया। हाँ, मैं पहले इन्फॉर्मेशन मिस्टर फूल को ऑफर करूंगा और देखूंगा कौन सा आइटम उसे खुश करेगा। डेरिक कुछ देर के लिए स्टन रह गया, फिर उसे एहसास हुआ। उसने भारी भावना से सिर हिला दिया। हाँ महोदय। उसने और कुछ नहीं कहा, अलविदा कहा और हार्वेस्ट में हिस्सा लेने की तैयारी की। डीमन हंटर कोलिन ने उसके अक्स को गायब होते देखा, धीरे से खिड़की तक गया और ट्रेनिंग फील्ड के पास मौजूद अल्टार की तरफ नजर डाली। वहां पहले ही कई लोग इकट्ठे हो गए थे। वो क्रिएटर के अल्टार के गिर्द घूम रहे थे और वो प्राचीन डांसेस का इस्तेमाल कर रहे थे देवता को खुश करने के लिए। दूसरे लोग उस ताकतवर मौजूदगी की तारीफ के गाने गा रहे थे। उनके चेहरों पर साफ मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में उम्मीद और एंटिसिपेशन भरी हुई थी, जैसे क्रिएटर कुछ साल और इंतजार करने पर वापस आ जाएगा और सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस पिछले 2-3 हजार सालों में बार बार टूटी थीं, लेकिन वो फिर से उभर आईं, फिर से उनके दिलों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो डिस्पेयर और बोझ का मुकाबला कर सकें। कोलिन इलियाड खिड़की के पास खड़ा रहकर गौर से देखता रहा। बैकलैंड, बोकलैंड स्ट्रीट। धुंधले वाले एरिया के ऊपर से असली दुनिया में वापस आने के बाद क्लेन का दिल भारी हो गया। एम्परर रोजिल के डायरी पन्ने ने उसे स्पेक्टेटर के राजों को समझने दिया। उसे समझ आ गया कि राजा की जांच जारी रखना कितना खतरनाक होगा। चाहे चर्च ऑफ एवरनाइट और गॉडेस की ब्लेसिंग्स हों, बिल्कुल सेफ नहीं होगा। ये ज्यादातर गॉडेस के डेथ पाथवे की यूनिकनेस को डाइजेस्ट करने से जुड़ा है। वो काफी लंबे देर तक उतर नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ स्टीम एंड मैकेनिज्म क्रिटिकल मोमेंट पर टाइमली रिएक्ट कर लेंगे। भाई, माँ मरियाना, विल ऑसेप्टिन और पल्ले जोरोस्ट के साथ चाहे किंग्स ऑफ एंजल्स ही क्यों ना हो, ये एक ऐसा नतीजा नहीं है जो सर्टेन डूम का इशारा करता हो। चाहे मैं मर भी जाऊं, उनके पास मेरा कॉप्स पकड़ने का चांस है। जितना देर मैं टिका रहूंगा, सर्वाइवल की ऑड्स बढ़ेंगी। क्लेन ने अपने स्ट्रेस को सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट से हल्का किया। पहले धुंधले वाले एरिया के ऊपर उसने अपनी जांच का फोकस डिसाइड कर लिया था। वो था सेंटिस ऑफ वाइट कैटरीना और डीमोनिस ट्रिसी की पीछा करना, जिनकी अभी सीक्वेंस का पता नहीं था। ह्विन रैम्बिस के मामले में जब तक वो खुद मिस जस्टिस से कांटेक्ट ना करे, वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वरना वो ऐसे एक्सीडेंट में फंस सकता है जिसे वो टाल नहीं सकता। एक तरफ मैं मिस जजमेंट के फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं देखूं कि क्या मैं वाइस एडमिरल एलमेंट को ढूंढ सकता हूं। उनके ब्लड कनेक्शन का इस्तेमाल करके मैं सेंटिस ऑफ वाइट को लॉक करने की कोशिश कर सकता हूं। ये उतना रियलिस्टिक नहीं है। 3 चर्चेस जरूर इस मेथड पर आएंगे, इसलिए डीमोनिस सेक्ट इसका काउंटर जरूर करेगी। मैं बाद में डैनिथ से वाइस एडमिरल एलमेंट से जुड़े आइटम्स ढूंढने को कहता हूं और मैं धुंधले वाले एरिया की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इंटरफियर और स्क्रीन कर सकता हूं। हाँ, मैं उससे एंडरसन के बारे में भी पूछूंगा। ये उतना प्रेसिंग नहीं है। अनशैडोड क्रूसिफिक्स पर अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। क्लेन ने अपने विचारों को काबू किया और बेड से उठा। उसने पहले ही धुंधले वाले एरिया की सप्रेशन का इस्तेमाल करके अनशैडोड क्रूसिफिक्स और मिस्टिकल आइटम ब्रोकन फिंगर को एक साथ बाइंड कर लिया था। वो देखना चाहता था कि क्या बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पर्ज हो जाएगी। घर पर कुछ देर आराम करने के बाद क्लेन ने कपड़े बदले और अपने वैलेट एनोनी के साथ बाहर निकला। उसने सोचा कि वो सेंट सैमुअल कैथीड्रल में प्रार्थना करे, फिर लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के पास जाए।
ये वैलेट असल में विनर नहीं बल्कि कोनास किलगॉर था। असली अर्ल ऑफ द फॉलन को फ्लावर ऑफ ब्लड का इस्तेमाल करके मांस में बदल दिया गया था और अर्ल ऑफ द फॉलन के पेट के अंदर छुपा हुआ था। बैकलैंड का मौसम इन दिनों अक्सर ग्लूमी रहता था। रोड के दोनों तरफ लगे गैस लैंप्स अभी तक नहीं जले थे, लेकिन स्ट्रीट के दोनों तरफ के घरों में रोशनी हो चुकी थी। क्लेन ने ये सब बिना किसी भावना से देखा। उसने अपनी कैरेज बोकलैंड स्ट्रीट से फेल्प स्ट्रीट तक चलाई। उसने पहले सेंट सैमुअल कैथीड्रल में प्रार्थना की, फिर टॉप हैट और केन पहनी और लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की तरफ चल दिया। जब ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक रिंगिंग की आवाज सुनी। उसने देखा कि मिस ऑड्री एक मॉडिफाइड बाइसिकल पर सवार थीं, जिसमें हॉरिजॉन्टल बार नहीं था और काफी एक्सक्विजिट थी, एक एली से निकलकर आ रही थीं। उसने एक प्लेन सफेद ड्रेस और काले लेदर शूज पहने हुए थे। उसके सुनहरे बाल ऊपर बंधे थे, जबकि उसकी हरी चैप्टर 1044 द ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द सी। खास नहीं, एक स्पेक्टेटर की अपनी भावनाओं को एडजस्ट करने की क्षमता काफी इंप्रेसिव है। क्लाइन ने अंदर ही अंदर तारीफ की, जबकि उसने बाइसिकल के बैक सीट पर बैठी गोल्डन रिट्रीवर की तरफ देखा। फिर उसने बाइसिकल को देखा, जो स्ट्रीट की बाइसिकल से अलग दिखती थी। उसने ऐसे ही पूछा, क्या ये एक नई बाइक है जो खास तौर पर महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है? खास तौर पर महिलाओं के लिए डिज़ाइन का क्या मतलब है? अगर आप इस पर सवार होना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, ऑड्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने सिर्फ बाइक कंपनी के लोगों को बताया था कि उन्हें अलग अलग डेमोग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट्स पर गौर करना होगा। ये उनकी नई प्रोडक्ट है जो उन्होंने डिज़ाइन की है। अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है। मुझे एक प्रोटोटाइप दिया गया है ताकि मैं उन्हें कुछ फीडबैक दे सकूं। एक शानदार आइडिया, क्लाइन ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, फिर सोचता हुआ पूछा, क्या आप बैकलैंड बाइक कंपनी के मालिक को जानती हैं? ऑड्री की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई, जबकि उसने जवाब दिया, जरूर, मैं बैकलैंड बाइक कंपनी की मेजर शेयर होल्डर्स में से एक हूं। मेजर शेयर होल्डर? मैं तो भूल ही गया था। वो आखिरकार सफल हो गई। क्लाइन को कुछ समझ आया, जैसे उसके होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए और उसने अपने आप पर ताना मारते हुए सर हिला दिया। मुझे समझ आया, मेरी इमेजिनेशन अभी भी काफ़ी नहीं है। कैसी है? इस पर साइकिलिंग करने के बाद कैसा महसूस होता है? ऑड्री ने बाइसिकल के हैंडल्स पकड़े और आंखें थोड़ी सी घुमाईं, याद करते हुए कहा, बढ़िया है, ये महिलाओं के लिए बहुत सूटेबल है। आदरणीय महिला, आपने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था? क्लाइन की भौएं चढ़ीं, लेकिन उसने लड़की को इंटरप्ट नहीं किया। ऑड्री मुस्कुराई और आगे कहा, मेरे लिए ये मेरी मूड एडजस्ट करने और स्ट्रेस रिलीव करने में मदद करती है, जैसे घोड़े की सवारी हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए और मुझे सबर्ब्स में हॉर्स रैंच में जाना पड़ता है। घर या सड़क पर घोड़े को फुल स्पीड दौड़ाना नामुमकिन है, वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन बाइसिकल्स में ये समस्या नहीं है। मैं एलीज में भी जा सकती हूँ जहाँ हॉर्स कैरेजेस नहीं जा सकती। ये मुझे अलग अलग नज़ारे देखने देती है। अभी मैं एक घर के पास से गुजरी और देखा कि उनका गार्डन फूलों से भरा हुआ है। इसने मुझे खास खुशी दी। ओह, जब मैं दूसरे लोगों से मिली जो बाइसिकल्स पर थे तो मैं भी बहुत खुश हुई। वो मेहनत से जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस छोटी सी उम्मीद को लिए हुए। हालांकि वो बिजी और जल्दी में हैं, लेकिन वो लिस्टलेस नहीं दिखते। ठीक है, मुझ पर हंसी ना करे। मुझे पता है आप कहना चाहेंगे कि जो लोग बाइसिकल्स अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली सोसाइटी के सबसे नीचे के दर्जे के नहीं हैं। मैं बस उनके लिए खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं बैकलैंड की हर स्ट्रीट से साइकिलिंग कर सकूंगी। क्लाइन ने खामोशी से सुना। उसका मूड बेहतर हो गया। मिस जस्टिस के डिस्क्रिप्शन के साथ लग रहा था कि वो दृश्य उसके सामने प्रकट हो सकता है, और ये एक ट्रिवियल चेंज थी जो उसने इस दुनिया में लाई थी। उसने हंसकर कहा, नहीं, मुझे इसका कोई जवाब नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ये वही है जो मैं बैकलैंड में देखना चाहता हूँ। जितने ज़्यादा उतना अच्छा। मुझे पहले कुछ चीज़ों में शक था, लेकिन अब लगता है कम हो गया है। ये कहकर उसने 22 फेब स्ट्रीट की तरफ इशारा किया। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन का दरवाज़ा। चलो अंदर चलते हैं, लगता है अब बारिश हो जाएगी। ठीक है, मैं बाइसिकल पार्क करती हूँ। ऑडी ने बाइसिकल से उतरकर उसे और अपनी गोल्डन रिट्रीवर को बैक डोर की तरफ धकेला। वहां बाइसिकल्स के लिए एक पार्किंग स्पॉट था जो खास तौर पर डिमार्केट किया गया था। ये इंडोर्स था, इसलिए बारिश का डर नहीं था। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर स्टाफ जो अक्सर ईस्ट बोरो की गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, बाइसिकल्स पर सवार होने लगे थे। ज़रूर उनमें से कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन टूल पर ईस्ट बोरो की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां सब कुछ चोरी हो सकता था। बैकडोर के पास पहुंचते ही सूजी बाइसिकल से कूद गई। उसने पीछे मुड़कर पहले वाली जगह की तरफ देखा और उलझन से कहा, ऑड्री,
वो मिस्टर डैंटेस शख्स ने अजीब टोन में सुना जब आपने कहा कि आप बाइसिकल कंपनी की मेजर शेयर होल्डर्स में से एक हो। ऑड्री ने होंठ दबाए और हल्का सा हंसा। मैंने पहले सुना था कि मिस्टर डैंटेस उन लोगों में से एक थे जिन्होंने हिबर्ट के साथ बाइसिकल कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश की थी। अब मुझे समझ आया। सूजी ने एक ऑब्वियस मुस्कुराहट दिखाई और अपनी ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी के लिए खुश हुई। लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के अंदर क्लाइन ने बहुत ही जेंटलमैनली तरीके से इंतजार किया जब तक मिस ऑड्री अपनी बियॉन्डर डॉग के साथ वापस आईं और उनके साथ सेकंड फ्लोर पर गए। इस पल एक स्टाफ आगे आया और ऑड्री से कहा, डायरेक्टर, बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट आपका रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहे हैं। चांसलर मोमेंट यहाँ क्यों हैं? ऑड्री ने हैरानी से पूछा। स्टाफ ने पहले डायरेक्टर ड्वेन डैंटेस को सलाम किया, फिर जवाब दिया। उन्होंने नहीं बताया। स्टाफ के बोल खत्म करने से पहले मोटे और रडी पोर्टलैंड मोमेंट रिसेप्शन रूम से बाहर निकले, जबकि वो अपने सफ़ेद बाल कोम्ब कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना हाथ सीने से लगाया और झुके। आदरणीय मिस ऑड्री, कृपया मुझे माफ़ करें मेरी रैश विजिट के लिए। लोएन में एक दूसरे को जानने के बाद वो नोबल लेडीज़ को उनके लास्ट नेम से और यंग लेडीज़ को नेम से ग्रीट करते थे। मेरा सुख है, ऑड्री ने पोलाइटली जवाब दिया। पोर्टलैंड मोमेंट एक ऐसे चांसलर थे जो एकेडमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे। बिना और फ्लैटली या प्लेजेंट्रीज के उन्होंने सीधे दिल से मुस्कुराते हुए कहा, ये बात है, मैं हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिकल लेबॉरेटरी जोड़ना चाहता हूँ। लक्ष्य है कि अलग अलग मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन और प्रमोशन किया जाए जो बिजनेसेस और डेली लाइफ में मदद करें। मुझे नहीं पता आपकी उनमें डोनेट करने या इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी है। ड्वेन, क्या सोचा? क्या आपके पास मिलकर काम करने का कोई ख्याल है? चिंता न करें, मैं ज़रूर हायर एजुकेशन कमीशन से ग्रांट ले आऊँगा। एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन बैकलैंड और पूरी किंगडम इसके बाद एक मेल स्ट्रॉम में घिर सकती है। क्लाइन चांसलर मोमेंट की बातें सुनकर थोड़ा सा डेज्ड हो गया। ऑड्री ने हल्का सा सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मुझे और जानकारी देखनी होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, अपने लिए और आपके लिए। मुझे भी यही लगता है, क्लाइन ने जोड़ा। पोर्टलैंड मोमेंट दिल खोल कर हंसा। कोई समस्या नहीं, मैं वापस जाकर इन्फॉर्मेशन अरेंज कर दूंगा। फॉग सी में गोल्डन ड्रीम पर गर्मन स्पैरो को सच में एंडरसन की सिचुएशन की चिंता है, और वाइस एडमिरल एलमेंट से जुड़ी आइटम्स ढूंढने का क्या मतलब है? कई पायरेट्स ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। डैनेट्स, जिसने गर्मन स्पैरो का मैसेज पाया था, बिल्कुल कंफ्यूज था, लेकिन अपनी कंफ्यूजन के बावजूद उसने सीरियसली और केयरफुली मिस्टर फूल का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उसने अपना फिशिंग रॉड नीचे रखकर कैबिन में दाखिल हुआ, सीधे एंडरसन के रहने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक ही झटके में खोल दिया। अपनी बाजू क्रॉस करते हुए डैनेट्स दरवाजे पर खड़ा हो गया और एंडरसन से जो एक पोर्ट्रेट कंपोज कर रहा था बोला, कैसा है? पेट में वो चीज़ डाइजेस्ट कैसे हो रही है? एंडरसन ने ब्रश नीचे रखा, डैनेट्स की तरफ देखा और भारी भावना से जवाब दिया, वो पहले ही मुझे डैडी बुलाना सीख चुकी है। डैनेट्स बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटा। एंडरसन तुरंत अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जस्ट जोकिंग, बढ़िया है। तुम्हारी कैप्टन के पास आइडियाज़ और ड्राइव है, सिर्फ समस्या यह है कि हम बहुत बार फेल हुए हैं। मेरे पेट की चीज़ को आइसोलेट कर दिया गया है, वो मुझे लंबे समय तक प्रभावित नहीं करेगी। बोलते हुए उसने अपना पेट मला। डैनेट्स की भौएं चढ़ी और क्यूरियसली पूछा, पहले कोई असर था? एंडरसन ने डैनेट्स को कुछ बार देखा। तुमने सुना होगा कि कुछ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स या पोशंस प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में आने वाले आइटम्स में सीप हो जाते हैं और उन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स में बदल देते हैं जो इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है। लेकिन इंसान का जिस्म एक रिलेटिवली स्पेशल आइटम है। कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि तुमने पोशंस के कांटेक्ट से बियॉन्डर पावर्स हासिल की हैं, कंजम्पशन से नहीं। इसीलिए तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। पहले डैनेट्स पक्का गुस्से में होता, लेकिन अब उसने सिर्फ एक हल्की सी हंसी दी। इसका मतलब अगर तुमने इसे आइसोलेट नहीं किया तो तुम्हारे पेट की चीज़ धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के साथ फ्यूज होकर उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देगी, तुम्हारे दिमाग को शामिल करते हुए। एंडरसन सुनकर खुश हो गया। बहुत अच्छा, जारी रखो, रुको मत। मुझे लगता है तुम्हें सीक्वेंस 6 तक एडवांस करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तुम आमतौर पर आग लगाने में बहुत स्किल्ड हो। डैनेट्स ने नफरत भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कमी है। गर्मन स्पैरो के हुक्मात को याद करते हुए उसने अनविलिंगली दबाव डाला। आइसोलेट होने के बाद इस मामले को कैसे डील करना है? एंडरसन ने अपनी शर्ट की पहली बटन को हटाया जबकि वो मुस्कुरा रहा था। 2 संभावनाएं हैं। एक डेमीगॉड की मदद लेना, जैसे कि एक अनशैडोड, जो उस चीज को थोड़ा थोड़ा सीप आउट करने दे। इस पहलू में तुम्हारी कैप्टन किसी ऐसे शख्स को जानती है जो कर सकती है।
सिर्फ समस्या ये है कि मेरे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को पर्च करने के दौरान वो चीज़ भी निकल सकती है। इससे मेरी सीक्वेंस गिर सकती है और मुझे आम इंसान बना सकती है। दूसरी लाइन ऑफ थॉट ये है कि आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फॉर्मूला हासिल करने का तरीका सोचा जाए। करस्पॉन्डिंग रिचुअल और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जाएं और देखा जाए कि क्या उस चीज़ को अकोमोडेट करके डेमीगॉड बनने का तरीका है। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। डेनिट्स ने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दी। एंडरसन की मुस्कुराहट और भी ज्यादा ऑब्वियस हो गई। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि काम करेगा भी या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी चैलेंजिंग टास्क होना इंटरेस्टिंग है? कम से कम ये पहले तरीके से मेरे एस्थेटिक जजमेंट के मुताबिक है। डेनिट्स ने सीरियसली सर हिलाया और कहा, नहीं। फिर उसने प्रोवोकेटिव और प्रोबिंग तरीके से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा विरसा नहीं, दौलत नहीं, मैं तुम्हारी एशेज वापस ले आ सकता हूं? एंडरसन बिल्कुल भी अनॉयड नहीं हुआ। उसने गंभीर चेहरे से सर हिलाया, जब वक्त आएगा तो तुम सोच सकते हो कि मेरी एशेज डायरेक्टली खा लो। ये आदमी बिल्कुल प्रवोक नहीं होता। डेनिट्स के होंठ थर्राए, उसने हार मान ली। वो कैप्टन से पूछना चाहता था कि वाइस एडमिरल एलिमेंट से जुड़ी आइटम्स कैसी हासिल की जाएं। रात के देर तक 160 बोकलैंड स्ट्रीट, जब क्लाइंट सो ही रहा था, उसने देखा कि मिस मैसेंजर 4 सुनहले बाल, लाली आंखों वाले सिर हाथों में लिए हुए बाहर आईं। उनमें से एक ने एक पतली एनवेलप को मुंह में पकड़ा हुआ था जिसमें एक चिट्ठी थी। किससे है? क्लाइंट ने आदत से पूछा, हाथ बढ़ाया। रीने टिनेकर के चारों सिर एक एक करके बोले, शेरॉन। कौन? नाम पसंद नहीं करता।